हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीटीसी क्लासेस। आज आरआरबी तेजस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 1, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर डिस्कशन डिफरेंट है जो आपका संडे मॉडल पेपर जो आप देते हैं एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है एवरी संडे, दैट इज डिफरेंट। एंड ये वाला मॉडल पेपर डिफरेंट है। आपको बस क्या काम करना है, अब ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पॉज करके वीडियो। एंड आपको मुझे कमेंट में हर किसी को बताना है कि आपने कितने टोटल अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन, उसमें से आपके करेक्ट कितने क्वेश्चन हुए हैं और इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन हुए हैं। ये नंबर आप सभी को, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, सभी को डालने हैं। इससे आप खुद को जज कर पाएंगे कि कितना आपको अब तक आपका रिवीजन हो चुका है एंड कितना आप चीजों को याद कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड आप जीडीसी से कुछ मांगे और जीडीसी आपके लिए ना करे, ऐसा कभी हुआ है? सो उसी तरह से ये तेजस सीरीज जो है टोटली फ्री है आप सभी के लिए। सिर्फ आपको ये सीरीज देखनी है एंड आपकी प्रिपरेशन जितनी हुई है उसको एज अ रिवीजन की तरह आप इस सीरीज को देख सकते हैं, खुद को जज कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आप आपकी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी के 20 क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स के 22 है, फार्माकोग्नोसी के 10 है, फार्मा केमिस्ट्री के 14, मिसलेनियस टॉपिक्स 4 एंड नॉन फार्मा पोर्शन जो है टोटल 30 क्वेश्चन। इसी वीडियो में हम सारा देख लेंगे। आपको बस क्या काम करना है, क्वेश्चन देखते ही पॉज करना है, खुद से आंसर करना है और प्लीज कैलकुलेट कीजिए कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फार्माकोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच इज नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या सल्फाडायाजिन। हम सभी को पता है कि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरियोसिडल एक्शन देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल एक्शन में क्या फर्क है? बैक्टीरियोस्टैटिक इन द सेंस ग्रोथ को इनिबिट कर देना, बैक्टीरियोसिडल यानी कि टू किल दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल में ये फर्क है। और पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरियोसिडल एक्शन देता है, बैक्टीरियोसिडल एक्शन देता है बाय सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट करके। वेरस क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और सल्फाडाइजिन और सल्फोनामाइड कंसिडर करो इसको, ये सारे जो ड्रग्स है ये तीनों बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाते हैं। सो अवर करेक्ट आंसर इज पेनिसिलिन। लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे देयर इज बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरियोसिडल क्लास में आता है पेनिसिलिन, cephalosporin, bacitracin and all the other drugs। and protein synthesis inhibitor bacteriostatic में आता है tetracycline, chloramphenicol जो पूछा गया है। and intermediary metabolism को अफेक्ट करने वाला जो है सल्फोनामाइड मतलब सल्फाडाइजिन, जो हमारे लिए एक ऑप्शन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम। वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है? वेसोप्रेसिन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज एडीएच कहते हैं। ये कहाँ से, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? ऑप्शन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। सो हमको पता है कि हाइपोथैलेमस में तो ये पर्टिकुलर वेसोप्रेसिन बनता है, बट सीक्रेट जो होता है वो कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो भी टू बी वेरी स्पेसिफिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो ये वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। इट इज नोना पेप्टाइड हार्मोन। एंड इंसुलिन कितना पेप्टाइड हार्मोन होता है? आप मुझे बताइए, इंसुलिन कितने पेप्टाइड बॉन्ड से या अमीनो एसिड से बना है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एंड ये सेम क्वेश्चन मैंने आरआरबी का जब पेपर डिस्कशन किया था, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन किया है 2019 का, वहां पे भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था और उसमें से आपको वहां पे कमेंट के थ्रू आंसर भी मिल चुका था। बट आप मुझे इसमें बताइए कि इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बना है एंड ग्लूकागॉन कितने अमीनो एसिड से बना है। एंड वेसोप्रेसिन हमको पता है ये नोना पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि 9 अमीनो नोना पेप्टाइड हार्मोन हो गया। एंड नोना इन द सेंस 9 पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है ये हार्मोन। ये सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होता है एंड ये रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है। हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन हमको 2 आवर्स में किसी भी तरह से डिस्कस करके लेने हैं। सो बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट चला जाए तो आपको बस आपके प्रिपरेशन देखने कितनी है और आपको बाकी की चीजें आ रही है कि नहीं। ठीक है। तो आपके लिए आया है क्वेश्चन नंबर 3, विच सेज दैट वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। वाइटल कैपेसिटी इन द सेंस आप कितने मैक्सिमम एफर्ट्स के थ्रू इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हैं, उसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे उसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। कहा गया है टाइडल, टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी का मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
हाँ यही है। जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कौन से फॉर्मूला के बेस है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस ईआरवी या आईआरवी प्लस ईआरवी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, हम लोग यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को कंसिडर करते हैं। सो ये रहा वाइटल कैपेसिटी, जिसमें कहा गया अमाउंट ऑफ एयर विच वन कैन इनहेल एंड एक्सेल विथ मैक्सिमम एफर्ट्स, ठीक है। और ये है इसका फॉर्मूला। एंड टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। सो ये वाइटल कैपेसिटी यानी कि ये तीनों चीजें प्लस रिजर्व वॉल्यूम को इंक्लूड किया जाए तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी हमको पता चल जाता है, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से क्लासिफिकेशन बेस्ड हम बोल सकते हैं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। आपके लिए पूछा गया है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग सीटाग्लिप्टिन एक्ट बाय सीटाग्लिप्टिन, जो एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अगर आपने क्लासिफिकेशन किया होगा तो भी ये आंसर आ चुका होगा आपको। ऑप्शन इज इनहिबिट DPP4 एंजाइम दैट इज डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, ब्लॉक पोटेशियम चैनल, एक्टिवेट PPAR gamma एंड इनहिबिट अल्फा ग्लूकोसिडेज। एंड हमको पता है ग्लिप्टिन्स को हम DPP4 इनहिबिटर्स के कैटेगरी में डालते हैं, सो इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हमको पता है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव जो होते हैं वो होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एक्टिवेट PPAR गैमा, यहाँ पे ग्लिटाजोन्स आता है, जैसे कि पायोग्लिटाजोन एक एग्जांपल हो गया। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में आता है कार्बोस वोग्लिबोस, जो आपको पता होगा अगर आपने क्लासिफिकेशन किया होगा, ठीक है। एंड ये यस हियर इट इज फर्स्ट DPP4 इनहिबिटर जो था सीटाग्लिप्टिन था, 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज दैट रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कैटेकोलामीन बायोसिंथेसिस इज। ऑप्शन इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, xanthine ऑक्सीडेज, आइसोसिलेटेड डिहाइड्रोजिनेज या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम PEPB कहते हैं। इसका मतलब साइकिल भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कैटेकोलामीन के सिंथेसिस में कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, जो टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपा में, टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है ये पर्टिकुलर एंजाइम, यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। बिकॉज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टायरोसिन ये एंजाइम डिफर करेगा कि कितना नॉरएपिनेफ्रिन लास्ट में कैटेकोलामीन जो हमारा है वो बनेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है, बोन्स पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, हमने आरआरबी जब डिस्कस किया गया था तब वहां पे फेशियल बोन के बारे में कोई तो एक बोन थी जो पूछा गया था, आरआरबी का PYQ जो हमने डिस्कस किया था उसमें। सो बोन पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन का कौन सा बोन नहीं है। आपके लिए ऑप्शंस है पेक्टोरल गर्डल, एथमॉइड, स्पेनॉइड या हायोइड। पहले बता देती हूँ एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। ये हमारा हेड, नेक, चेस्ट एंड बैक, हेड हो गया, नेक हो गई और चेस्ट एंड बैक, इन सब की जो बोन्स होती है उसको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। और उसके अलावा जो भी बोन्स बच गई वो होगी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। एक्सियल स्केलेटन में कितने हैं, टोटल 80 बोन्स होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन का काम क्या है, अपराइट पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का। वेराज अपेंडिकुलर स्केलेटन का क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए हेल्प किया जाता है। एंड मेजर ऑर्गन जो होते हैं डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन के, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ना हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स का होता है। एंड आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि एक्सियल में कितने बोन्स हैं और अपेंडिकुलर में कितने बोन्स हैं। आपके एक्सियल में कौन से स्कल वाली बोन्स हो गए, स्पेनॉइड, एथमॉइड, जो कि क्रेनियम ऑफ स्कल में प्रेजेंट है, मिडल ईयर, हायोइड बोन, वर्टिबल कॉलम, रिब केज, ये सारी बोन्स हो गई। भले ही आपको ये नंबर्स याद रहे ना रहे, अब ये वाला जो मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसके जो नंबर्स है बोन्स के वो याद रखो। एंड अपेंडिकुलर में आ गया पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डर। पेक्टोरल गर्डर जो हमारा आंसर है बिकॉज इट फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो पेक्टोरल गर्डल जहाँ पे 4 बोन्स है, पेल्विक गर्डल या पेल्विस 2 बोन्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको पूछा गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट जैसे कि हमारे एंटी कैंसर में क्लासिफिकेशन अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, सो वहां पे ही आपको पूछा गया है कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ऑप्शन इज प्रोड्यूसिंग कार्बोनियम आयन अल्टरिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसिंग कार्बोनियम आयन अल्टरिंग DNA स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंटागोनिज्म अगेंस्ट प्यूरिन एंड pyrimidine या इनिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्योंकि वहां पे हम लोग डीएनए के ही सिंथेसिस को थोड़ा सा इनिबिट करते हैं, मिसरीडिंग होता है। जैसे कि अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन बनाएगा, जिसकी वजह से या तो क्रॉस लिंकिंग होगा, इनिबिट होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, या तो बेस पेयर जो होंगे वो एबनॉर्मल बन जाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर रेप्लिकेशन एंड जो प्रोसेस होता है
वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो सकता है, या तो फिर डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड सेल का प्रोलिफरेशन डिक्रीज करना ही हमारा एक मकसद भी होता है एंटी कैंसर एजेंट्स का, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज द व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पूछा गया। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आपके लिए ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमिएबिलिटी थ्रू दी ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ ये अनचार्ज्ड नहीं है, प्लीज मेक करेक्शन, ये अनचेंज्ड है, ठीक है। ये मिस टाइप्ड हो गया है, इट इज अनचेंज्ड। सो फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। एंड वी नो दैट बायोअवेलेबिलिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रीच्ड इन आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड इसका जो डेफिनेशन है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है अनचेंज्ड फॉर्मेट में। इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो कहता है बायोअवेलेबिलिटी कितना परसेंटेज, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी इज इनटू 100। आईवी क्यों लेते हैं, क्योंकि पेरेंटल से जो भी हम लोग देते हैं ड्रग उसका बायो अवेलेबिलिटी टोटल 100% होती है, तो उसको हम लोग एज अ रेफरेंस यूज करके ओरल का भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी डन। क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। आपके लिए ऑप्शन है टॉन्सिल, स्प्लीन, बोन मैरो या थाइमस। एंड यस वी नो कि टॉन्सिल जो है वो हमारे थ्रोट वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो बोन के जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है, थाइमस एंड स्प्लीन में। अगर आप कंफ्यूज हो तो द करेक्ट आंसर इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो हमारा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। एंड यस वी गॉट द करेक्ट आंसर। स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में लोकेटेड ऑन योर लेफ्ट साइड अंडर योर रिब्स एंड अबव योर स्टमक। स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड में अंडर द रिब्स, ठीक है। एंड ये क्या करता है, फिल्टर करता है, स्टोर करेगा ब्लड एंड व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेगा जो इन्फेक्शन फाइट करते हैं। जबकि हम लोग थाइमस से हमको टी सेल्स मिलता है। टी सेल्स हमारे इम्यूनिटी को इम्यूनिटी कैन अगेंस्ट दी एंटीजेंस काम करता है। एंड टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट, they are the lymph node in the back of the mouth and top of the throat। and bone marrow क्या है, center of most of the bones पे हमको bone marrow मिलेगा। and दो टाइप के होते हैं, रेड एंड येलो bone marrow, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इट सेज दैट एट्रोपिन ब्लॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। एट्रोपिन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है। ऑप्शन इज डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एसिटिलकोलिन। हमको पता है एट्रोपिन क्या है। एट्रोपिन ये सिंपैथेटिक सिस्टम में हम देखते हैं, वेरस एसिटिलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक में आता है, हमारा एंटीकोलिनर्जिक में आता है एसिटिलकोलिन। सो एट्रोपिन क्या करेगा, किसको ब्लॉक करेगा, एसिटिलकोलिन को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट्रोपिन एंड एसिटिलकोलिन आर ऑलवेज अपोजिट। सो एट्रोपिन इज क्लिनिकली रिलेवेंट एंटीकोलिनर्जिक drug which block the inhibitory effect of parasympathetic neurotransmitter acetylcholine on heart rate leading to tachycardia, ठीक है। मैंने शायद एसिटिलकोलिन को एंटीकोलिनर्जिक बोल दिया था, सॉरी। एट्रोपिन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंड हमारे पैरासिम्पैथेटिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा जो एसिटिलकोलिन है पैरासिम्पैथेटिक में ये होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फॉर्म करता है पार्ट। आप देख रहे होगे एसिटिलकोलिन जब एक्ट करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंड मस्कैनिक रिसेप्टर पे, तो उसको ब्लॉक करने वाला जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे है वो होता है क्यूरारे, ट्यूबरकुलारिन इज एन एग्जांपल। एंड मस्कैनिक रिसेप्टर पे जो इनहिबिट करेगा वो हमारा एट्रोपिन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट अब तक 10 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। प्लीज आप देखते रहिए, खुद को जज कीजिए कि आप कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट दे रहे हैं आंसर्स। एंड प्लीज कैलकुलेट, ठीक है। एंड मेरा ये कहने के पीछे ये मकसद है क्योंकि मैंने खुद ने ही, जब मैं प्रिपेयर करती थी जीपैट के टाइम पे भी, तब मैं खुद भी ऐसे ही काम करती थी। जब डिस्कशन कोई भी देख रही हो या कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी एमसीक्यू सीरीज चल रही हो, तो उस सीरीज को खुद को जज करने के लिए ही हेल्प किया जाता है, रिविजन पर्पस के लिए, कि मैंने जितना पढ़ा है क्या मुझे वो याद है कि नहीं, एंड कितने क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर रही हूँ या मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। इस तरह से आपको खुद को जज करना है। इसी बेसिस पे मैंने जीपैट में डबल डिजिट रैंक से 2021 में मेरा डबल डिजिट रैंक रहा है। जीपैट 2021 में आप मेरी इंटरव्यू सेशन भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे है जी 2021 का। सो इसलिए मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूँ कि जब आप कोई भी ये सीरीज देखते हो तो प्लीज खुद से जज कीजिए, खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेनेशन बाद में देखिए, पहले याद कीजिए, खुद से आंसर कीजिए, देखिए एंड खुद को जज कीजिए कि आपको कहाँ और कितना प्रिपरेशन और कितना रिविजन कौन से टॉपिक का करना है, ठीक है। देन इज क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज दैट अमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर। अमाइल नाइट्रेट ये किसके एंटीडोट के लिए यूज किया जाता है, एज एंटीडोट किसके लिए यूज किया जाता है। कोबाल्ट पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, डेप्सन पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग एंड बार्बिट्रेट पॉइजनिंग। हमारा पॉइजनिंग का एक पर्टिकुलर चार्ट है जीडीसी के चैनल पे,
चैनल पे या जीडीसी की कोई भी मॉड्यूल्स हो गए, उसमें पॉइजनिंग का प्रॉपर चार्ट है, जिसमें कौन से पॉइजनिंग पे क्या एंटीडोट यूज किया जाता है, वो सारा है। इसी एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिखा दूंगी। लेकिन हमारा जो अमाइल नाइट्रेट है, उसके लिए हम लोग अमाइल नाइट्रेट को हम साइनाइड पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट यूज करते हैं। एंड दिस इज द चार्ट, जो हमारे सारे मॉड्यूल्स भी अगर आपके पास कोई होंगे तो उसमें अवेलेबल है इजीली। सो अपायरिन के लिए जैसे कि प्रोटोमिन सल्फेट हो गया, एंड ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाने के हाईएस्ट चांसेस है। साइनाइड के लिए अमाइल नाइट्रेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देन उसके बाद अगर देखें डिगॉक्सिन के लिए, तो डिगॉक्सिन यूमिनोफैब हो गया। देन वार्फरिन के लिए विटामिन के हो गया। एंड लीड के लिए डाइमर कैप्टो सक्सिनिक एसिड या आईडीटी है। इस तरह से ये पूरा चार्ट आप करके रखिए। इसके अलावा भी अगर कोई भी एंटीडोट आपको पता हो, किसी के पॉइजनिंग के लिए यूज किया हो, तो वो भी आपके चार्ट में या आपके खुद के जो बनाए हुए नोट्स है उसमें ऐड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। यस, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कोई भी जब सीरीज देख रहे हो और आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना किसी चीज की, तो वो आपके नोट्स में ऐड कर दीजिएगा, या तो कहीं ना कहीं मतलब लिख के रख लीजिएगा कि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड ये कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको जाके देखना है आरआरबी के पीवाईक्यू। आरआरबी के पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए हैं इसी चैनल पे। 2019 के दो शिफ्ट में हुए थे पीवाईक्यू, मतलब एक हुआ था 19th ऑफ जुलाई 2019 को, एक हुआ था 21st ऑफ जुलाई 2019 को। दोनों के भी दो दो पार्ट्स अवेलेबल है, यानी कि टोटल 4 वीडियोस अवेलेबल है पीवाईक्यू की, आरआरबी के पीवाईक्यू की 2019 की। इसी चैनल पे मैंने खुद ने डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको अगर इस सीरीज से, तेजस की सीरीज जो कि फ्रीली सभी के लिए अवेलेबल है, इसका अगर बेनिफिट उठाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। कभी भी आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करें तो साथ ही साथ उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ अ न्यू ड्रग का जब क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण क्या है उसके पीछे का। to determine efficacy and safety, to assess the optimal condition for use of drug, and method of use and route of administration. So yes, and option D is all of the above. And हम तीनों भी चीजें जो है न्यू ड्रग के लिए देखते हैं, हम उसकी एफिकेसी देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, हम कौन से कंडीशन, उसकी ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन भी पता करते हैं हम लोग, उसको किस तरह से यूज करना है, कौन से रूट से दिया जाएगा, ओरल से, पेरेंटल से, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा उस ड्रग को मैक्सिमम इफेक्ट तक पहुंचाने के लिए। सारी चीजें हम देखते हैं ड्यूरिंग दी क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग इज टू एफिकेसी हो गया, सेफ्टी हो गया, ऑप्टिमल कंडीशन, डोसेज, प्रिकॉशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैक्सिमम एफिकेसी और यूजफुलनेस किस तरह से उस ड्रग का हो सके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 13 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अगेन आपने अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली किया है इकोलॉजी का तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन इज नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, इंडोमिथासिन, डेस्मोप्रेसिन या क्लोरप्रोपामाइड। एंड हमको पता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज द एग्जाम्पल फॉर यूरिनरी एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में बाकी के ऑप्शन है वो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, देन हेक्सामाइन, मिथेनामाइन जिसको बोला जाता है, फिनाजोपेरिडिन। एंड ये क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। सो अगर बेसिकली आरआरबी के कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि एंड उसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो और बैक्टीरियोस्टैटिक या सीरियल आपको कुछ भी पूछा जाए तो ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। बट ये सीरियल होगा जब हायर कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इन अ डिजीज। एक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज में हम क्या चीज नहीं देखते। पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोस इन द सेंस उसका सफरिंग, फिजियोलॉजी यानी कि नेचर ऑफ सफरिंग, एंड लॉजी मीन स्टडी। सो वी स्टडी द नेचर ऑफ सफरिंग, ठीक है, वी स्टडी द नेचर ऑफ सफरिंग। सो इट इज ऑप्शन इज कॉजेस, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। सो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता जब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी एक डिजीज का देखते हैं। हम उसका कॉजेस देखते हैं, पैथोजेनेसिस देखते हैं, एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी ऑर्गन्स में क्या फंक्शनल चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस आंसर। पैथो, जैसे कि मैंने बोला, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सफरिंग, that is suffering is pathos, and 4 aspect of the disease has been taken into consideration, that is etiology यानी कि उसका cause, पैथोजेनेसिस मतलब किस तरह से वो डेवलप हुआ है, देन कोई भी स्ट्रक्चरल अल्टरेशन अगर सेल या ऑर्गन में किया गया तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस, उस स्ट्रक्चरल चेंजेस से कोई भी ऑर्गन में कोई फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस से फंक्शन में कोई ऊपर नीचे हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करते हैं जिसको कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Then it's question number 15. It says that an opioid with agonist and antagonist property is, यहाँ पे again classification पढ़ा होगा तो आ जाएगा आपको। ओपियोइड जो agonist antagonist दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है, और आपके लिए ऑप्शन इज ऑक्सीकोडोन,
पेंटाजोसिन, मॉर्फिन एंड मेपेरिडीन। एंड हमको पता है मॉर्फिन, मेपेरिडीन एंड ऑक्सीकोडोन इज नॉट द करेक्ट आंसर, वेयर एज ऑप्शन बी पेंटाजोसिन जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट एक्ट एज अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। यस, हियर इट इज अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कैटेगरी में पेंटाजोसिन, नलोरफिन, नल्ब्यूफिन एंड बुटरफिनॉल इसका एग्जाम्पल है। जबकि मॉर्फिन जो है हमारा क्या है, नेचुरल ओपियम मल्कुलॉइड एंड म्यू रिसेप्टर अगोनिस्ट होता है। ऑक्सीकोडोन अगेन ये अगोनिस्ट है। एंड उसके अलावा हमको क्या पूछा गया था, मेपेरिडीन, ये रहा हमारा मेपेरिडीन। पेथिडीन जो है अगेन म्यू रिसेप्टर अगोनिस्ट है। ठीक है, सो अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आता है पेंटाजोसिन। एंड उसके अलावा के बाकी के ऑप्शन देख लिए। ये क्लासिफिकेशन की बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्लासिफिकेशन कर लो क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर पूछ लिया गया तो आपके लिए ही बेनिफिट है, तो क्लासिफिकेशन 100% करके रखो। देन अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है कीटोकोनाजोल। सो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनडायरेक्टली हमसे रीड हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल पूछा है, तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, वो पूरा नेम होता है, देन उसके बाद हमको उस ड्रग का नेम आ जाता है, तो उसमें मैकेनिज्म इंक्लूड हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन करने का ये भी एक अलग फायदा है। सो आप एक कीटोकोनाजोल के बारे में पूछा गया है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अजोल्स। अजोल्स कैटेगरी में आता है कीटोकोनाजोल और ये एंटी फंगल एजेंट है। ऑप्शन इज इनहिबिट द अल्कोस्टेरॉल सिंथेसिस, इनहिबिट डीएनए गायरेज, इनहिबिट डायहाइड्रोटेरॉल सिंथेटेस एंड इंड्यूस द ट्रांसलेशन मिसरीडिंग। एंड हमको पता है अजोल जो क्या है वो अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किस तरह से करता है, 14 अल्फा डी मिथाइलेस एंजाइम को इनहिबिट करके, जो हम एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जो इनहिबिट करता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को। हियर इट इज लेनास्ट्रॉल जब एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। सो अर्गोस्टेरॉल जो है वो फंगस का सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो जब लेनास्ट्रॉल एर्गोस्टेरॉल में कब कन्वर्ट होता है, जब अल्फा 14 डीमिथाइलेज एंजाइम होता है। तो क्या होता है, अजोल जो है इसी एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल बराबर नहीं बन पाता है, एंड हेंस हमारा जो काम हो जाता है वो डन होता है एज अ एंटी फंगल एजेंट। तो कीटोकोनाजोल यही काम करता है। वेरस टर्बिनाफिन जो है वो स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड जो है इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछा एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ऐसा एंटी एस्ट्रोजन बताओ जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाए। ऑप्शन इज टमॉक्सिफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड क्लोमिफेन। इसमें से हमको एक चीज तो पता है कि ये दोनों जो है वो एनसेड कैटेगरी में आता है, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के कैटेगरी में। सो इनका आंसर होना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बचा है टमॉक्सिफेन और क्लोमिफेन, एंड ये दोनों भी एंटी एस्ट्रोजन क्लासिफिकेशन में आता है। बट टमॉक्सिफेन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है। और ये सेम क्वेश्चन हमने आईटीबीपी का कौन सा पेपर था, आई थिंक 2019 के पेपर के डिस्कशन में देख लिया था, टमॉक्सिफेन उसमें पूछा गया था। सो उस क्वेश्चन पेपर में हमने ये चीज देखी थी। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट पहले ही बनी हुई है, जहाँ पे हमने गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन के पेपर देखे हैं, महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन पेपर देख लिए, हमने आरआरबी के दोनों पेपर, दोनों शिफ्ट के पेपर डिस्कस किया, आईटीबीपी का पेपर डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर डिस्कशन से एक चीज पता चली कि बाकी के जो पेपर्स है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट उससे पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिमिलर बेसिस पे, सिमिलर ट्रेंड से और सिमिलर टॉपिक से पूछे गए, तो इससे आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प हो सकती है। तो एंटी एस्ट्रोजन में टेमॉक्सिफेन जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज क्लोमिफिन जो है हमारा एंटी एस्ट्रोजन की तरह यूज किया जाता है फॉर एंटी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। So here you can see clomiphene is used in treatment for the infertility in women which has this polycystic ovary syndrome, and it acts as a selective estrogen receptor modulator. Then is question number 18 which says that which of the following is musculoskeletal disorder। इसमें से कौन सा musculoskeletal disorder है आपके लिए? ऑप्शन माइस्थेनिया ग्रेविस, गॉड, गुलिन-बार सिंड्रोम या एनाफिलेक्सिस। गॉड क्या होता है, यूरिक एसिड का सिक्रेशन, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है जॉइंट्स में, उसको कहा जाता है गॉड। तो ये जॉइंट से रिलेटेड है, सो बी इज नॉट द आंसर। गुलिन-बार सिंड्रोम जो होता है वो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें भी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं बॉडीज में। तो इट इज नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, गॉड भी नहीं है। एनाफिलेक्सिस तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। एंड माइस्थेनिया ग्रेविस इज द करेक्ट आंसर, जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं। सो इसमें क्या होता है कि निकोटिनिक, बिकॉज ऑफ देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द न्यूरॉन, जिसकी वजह से जो वीकनेस आ जाता है स्केलेटल मसल्स में। सो माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। वॉलंटरी मसल्स में क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे एंटीबॉडी ब्लॉक करती है कौन से रिसेप्टर को, निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जो कि जंक्शन होता है बिटवीन नर्व्स एंड मसल, जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन या जो
बोलते हैं ना कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स गेट स्टॉप, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ वीकनेस इन द मसल. सो myasthenia gravis is the correct answer. Question number 19, it says that a drug used for influenza A prevention. Influenza A में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड हो गया. आपके लिए ऑप्शन है साइक्लोवेर, रिमांटिडिन, आइरोक्सीयूरिडिन, रिबाविरिन. एंड हमको पता है रिमांटिडिन इज द करेक्ट आंसर. रिमांटिडिन ओसेल्टामिविर. तो ये सारे जो है वो इन्फ्लुएंजा ए के प्रिपरेशन में यूज किया, इन्फ्लुएंजा ए को प्रिवेंट करने में यूज किया जाता है. वेरएज असाइक्लोविर, आइडोक्सियूरिडिन एंड रिबाविरिन कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? लेट अस सी. ऑप्शन आइडोक्सियूरिडिन असाइक्लोविर ये जो है हर्पीस के लिए यूज किया जाता है. वेरएज हेपेटाइटिस सी में हम लोग रिबाविरिन को यूज करते हैं. एंड रिमांटिडिन, सोल्टामिविर, ज़नामिविर, अमांटिडिन ये सब जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के क्लासिफिकेशन में आते हैं. देन आता है क्वेश्चन नंबर 20. इट सेज दैट आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन में कौन सा ड्रग आता है? ऑप्शंस आर वेरी इजी क्वेश्चन. डॉक्सीसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन होगा ये जो है ना इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्टेड. ये क्लैरिथ्रोमाइसिन है. एंड देन आता है अमोक्सिसिलिन. ठीक है, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है अमोक्सिसिलिन की. सो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, ये अमोक्सिसिलिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. डॉक्सीसाइक्लिन जो है टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन में आता है. टेट्रासाइक्लिन को हम लोग बेसिकली उसके टर्म ऑफ कितने ड्यूरेशन के टर्म के बेसिस पे जानते हैं. जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग होता है जो कि हाफ लाइफ 6 आवर का होता है. इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग है न्यूअर टेट्रासाइक्लिन. न्यूअर में टिगीसाइक्लिन हो गया, लॉन्ग एक्टिंग में डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन. देन उसके बाद इंटरमीडिएट में डेमिक्लोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन. एंड उसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग में आता है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन. अगर आरआरबी वालों को थोड़ा अगर डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन पेपर तो इस तरह से डिफिकल्ट तो होगा ही. इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि पहले तो 38 तक एज कर दी गई है. एंड दूसरा अभी अवेयरनेस भी बढ़ गई है अबाउट अवेयरनेस किस तरह से, बिकॉज ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलता है कि जो भी गवर्नमेंट की पोस्ट आती है. तो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं. तो अगर उनको वो पेपर डिफिकल्ट करना होगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग में से कौन सा है, एंड आपको ये सारे ऑप्शंस दे दे तो आपको उसमें से ढूंढना ही क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है. तो इस तरह से भी आप एकदम फुल टू 100% प्रिपरेशन कर लीजिए. देन आता है फार्मास्यूटिक्स. यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन देख लिया. अब हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे. टोटल 22 एमसीक्यूज है. ठीक है, एंड आई होप कि आप अब तक बहुत बहुत एक्यूरेटली आंसर दे चुके होंगे, सारे से ज्यादा करेक्ट आंसर दिए होंगे. एंड आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी. स्पेसिफिकली जीडीसी ने आप सभी के लिए ये सीरीज निकाली है. सारे वीडियोस देखना इस सीरीज के एंड आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करना. देन आता है क्वेश्चन नंबर 21. इट सेज दैट एचएलबी सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई. एचएलबी का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. ठीक है, सो एचएलबी सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई व्हाट? सर्फैक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड सेक्वेस्टरिंग एजेंट. हमको पता है एचएलबी सिस्टम किसने, एचएलबी की जो स्केल है या एचएलबी ये किसने फाउंड आउट किया था? ग्रिफिन ने. मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती वरना मैं सारी क्वेश्चन डिस्कस कर लेती, क्योंकि हमको टाइम कंस्टेंट भी होता है तो उस हिसाब से हमको डिस्कस करना पड़ता है. तो एचएलबी सिस्टम जो है ग्रिफिन ने हमको पता है कि डिस्कवर किया था. तो ये सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. एचएलबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी 2019 में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एसएलएस का एचएलबी वैल्यू पूछा था जो कि 40 रहता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है. एंड इसलिए हमको एसएलएस का जो है सोडियम लॉरियल सल्फेट का एचएलबी वैल्यू हमेशा से पता होता है. देन उसके अलावा ये जो स्केल है ये आप करके रखिए. देखो, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल का नाम होता है. एंटीफोमिंग एजेंट होता है 1 to 3, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट 3 to 8, वेटिंग एजेंट 7 to 9, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट 8 to 16, डिटर्जेंट 13 to 15, सोलुबलाइजिंग एजेंट 16 to 18. ठीक है, सारे सर्फेक्टेंट के वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि एसएलएस बहुत बार यूज किया जाता है तो उनका जो ये एसएलएस के बारे में पूछना वॉज काइंड ऑफ नॉट लाइक डिफिकल्ट वन, बिकॉज एसएलएस बहुत बार हम यूज करते हैं तो उसका वैल्यू जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. उसी तरह से डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो सर्फेक्टेंट है उसके एचबीएल वैल्यू, एचएलबी वैल्यू करके रखिए प्लीज. देन आता है क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पे पूछा गया द इंटरफिशियल टेंशन ऑफ ओलिक एसिड अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज. यहाँ पे ओलिक एसिड को स्पेसिफिकली इंटरफिशियल टेंशन के बारे में पूछा गया है. इंटरफिशियल टेंशन क्या होता है? जब दो फेजेस के बीच में जो बाउंड्रीज बनती है और जो टेंशन क्रिएट होता है उसको इंटरफिशियल टेंशन कहते हैं. दो फेज होते हैं उसके बीच में की बाउंड्री जो होती है उसको हम इंटरफिशियल टेंशन कहते हैं.
इसमें से आपको ओलिक एसिड का पूछा गया है कितना होता है, ऑप्शन इज, एंड ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना रेयरली रेयरली पूछा जाएगा, क्योंकि एज सच आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है सारी वैल्यूज को याद रखना, ठीक है। एच एल बी वैल्यू हो गई, इंटरफिशियल टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गए, तो इसलिए ये एज सच पूछना काइंड ऑफ रेयर है। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि ओलिक एसिड की एच-एल-बी वैल्यू क्या है, क्योंकि एच-एल-बी वैल्यू ओलिक एसिड का 1 है, तो ये काइंड ऑफ ईजी है रिमेंबर करने के लिए, सो ये इस तरह से पूछा जा सकता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है आपके लिए ऑप्शन है 15.6, 52.3, 428 एंड 8.51, एंड करेक्ट आंसर इज 15.6। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन सेज। ओलिक एसिड यहाँ पे है 15.69 पर सेंटीमीटर, ये जो है उसका इंटरफिशियल टेंशन है। इसके अलावा आपको वाटर का याद रखना है, वाटर का कितना है 72 पर सेंटीमीटर। देन आप क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का याद रख सकते हैं, एंड बेंजीन का याद रखो, ठीक है। इस तरह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करके रखो। देन आता है क्वेश्चन नंबर 23। इट सेज दैट हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज एन important tool in pre-formulation study for the study of pseudopolymorphism, particle size measurement, microbial contamination या compaction behavior। एंड हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम यूज करते हैं वो हम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि सूडो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज करते हैं। जैसे कि here the explanation says that the substance which exists in more than one crystalline form उसको हम polymorph कहते हैं। एंड मेथड जो हम लोग polymorphism को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, डिफरेंशियल डीएससी दैट इज डिफरेंशियल स्केलिंग, कैलोरीमेट्री। ये जो है ना डीएससी डीएससी पूछा गया है, डीटीए पूछा गया है, टीजी पूछा गया है इन ऑप्शंस आरआरबी के 2019 के पेपर में, ठीक है। देन एनएमआर टेक्निक, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, ये सब जो है पॉलीमॉर्फिज्म को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 24। इट सेज दैट इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एडिटिव। कीवर्ड्स है प्रेजेंस ऑफ एडिटिव, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन इज डिसोल्यूशन, को सॉल्वेंसी, सोल्युबलाइजेशन या हाइड्रोट्रोपी। सो जब हम लोग एडिटिव ऐड करते हैं कोई भी ड्रग का सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सो इसको हाइड्रोट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। एंड को सॉल्वेंसी मतलब हम लोग एक अनदर को सॉल्वेंट ऐड करते हैं, अनदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं टू एनहांस दी एनर्जी solubility। So the correct answer for this is option D, हाइड्रोट्रोपी होता है। It is increasing the solubility owing to the presence of large amount of additives, जैसे कि कैफीन और सोडियम सैलिसिलेट के बीच में होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 25। इट सेज दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्जॉर्प्शन या एमल्सिफाइड ऑइंटमेंट बेस एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कोई तो भी एक है जो इस ऑब्जॉर्प्शन या एमल्सिफाइड ऑइंटमेंट बेस में कैटेगरी में नहीं आता। अगेन ये जो है फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो करके रखिए, उसमें ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ऑप्शंस आर एनहाइड्रस एनुलिन, हाइड्रस वुल्फैट, बीज वैक्स या व्हाइट मिनरल ऑयल। एंड हमको पता है कि व्हाइट मिनरल ऑयल जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि व्हाइट मिनरल ऑयल कौन सा कैटेगरी में आता है हमारा? ओलिजिनेस या हाइड्रोकार्बन बेसिस में, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन एमल्सिफाइड ऑइंटमेंट बेस में हमारा ये वुल्फैट जिसको एनहाइड्रस एनुलिन कहा जाता है, हाइड्रस वुल्फैट। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आरआरबी 2019 में हमने ये ट्रेंड देखा है कि ये वो लोग पूछते हैं कि डैश इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे एक क्वेश्चन बनाना हो कि हाइड्रस वुल्फैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एंड आपको ऑप्शन दिया जाए एनहाइड्रस लेनोलिन, लेनोनिल, बीज वैक्स, एंड सपोज कोई भी एक ऑप्शन हो, सो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रस वुल्फैट को लेनोलिन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ट्रेंड देखा, दोनों भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए, हु इज डैश इज नोन एज इज आल्सो नोन एज व्हाट। जैसे कि आई थिंक मैंने ब्लू पेट्रोल व्हाइट पेट्रोल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी इसी तरह से पूछा गया था, तो वो लोग एज उसके अल्टरनेटिव नेम्स का भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो इस तरह से भी करके रखना जरूरी है। सो हमारा लिक्विड पैराफिन है उसको लिक्विड पेट्रोल एटम या व्हाइट मिनरल ऑयल कहते हैं, पेट्रोल एटम को सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेसिस को वुल्फैट जैसे कि हो गया उसको एनहाइड्रस लैनोलिन कहते हैं, एंड अदर थिंग्स आपको करके रखनी है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर? ऑप्शन इज टाल्क, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड क्योलिन। दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ मिस्टेक। एक्सेप्ट ऐसा लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा है जो बाइंडर की तरह यूज नहीं किया जाता? बिकॉज हमारा जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, क्योलिन, वो वन और द अदर वे हम लोग इसको एज अ बाइंडर यूज करते हैं, वेरएज हम लोग टाल्क को एज अ ग्लाइडेंट यूज करते हैं। सो टाल्क इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज टाल्क जो है वो ग्लाइडेंट या लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है एंड नॉट एज अ बाइंडर, जबकि बाकी के 3 ऑप्शन जो है हम लोग एज अ बाइंडर किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी यूज करते हैं। दैट्स वाई इसको इस तरह से मॉडिफाई करिए, ये क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर एक्सेप्ट, ठीक है। So based on that,
ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्च को भी हम लोग बहुत बार बाइंडर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला भले ही वो क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो एक्सप्लेनेशन, बट ये एज सच एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे बाइंडर्स एंड उसके जो है हमारे ब्रांड नेम्स बोले गए हैं, तो कभी ना कभी पूछा जाए तो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को हम लोग एवी सेल, वीवा सेल, इमोसेल्स की तरह देखते हैं। मिथाइल सेल्यूलोज, सेलाकॉल, मिथो सेल कहा जाता है, इथाइल सेल्यूलोज को एक्वाकोर। एंड इस तरह से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके कभी ना कभी काम आ जाएगा। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 which says that which sterilization is conducted at 260 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड एंड टेम्परेचर दिया गया है ना, आपको स्टरलाइजेशन कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड पूछा गया है। आपके लिए ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में हम लोग 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, इसको हम हमारे दिमाग में ये छप गया है, ठीक है। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एट टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर 45 मिनट्स के लिए 260 डिग्री सेल्सियस पे करा जाता है। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन लीथल एक्शन देता है बाय ऑक्सीडाइजिंग द प्रोटीन। हाँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है लाइक ड्राई स्टरलाइजेशन कौन से प्रिंसिपल पे या कैसे मैकेनिज्म से एक्ट करता है। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि ड्राई हीट जो है ऑक्सीडाइज करता है प्रोटीन को, अफेक्ट करता है पर्टिकुलरली द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। उसी तरह से मॉइस्ट हीट कैसे एक्ट करता है, रेडिएशन कैसे एक्ट करता है, एंड बाकी के स्टरलाइजेशन मेथड कैसे एक्ट करते हैं, ये पूछा जा सकता है। एंड इसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं स्टरलाइजेशन बेस पे, और स्टरलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। इट इज लार्जली यूज्ड फॉर ग्लासवेयर, मेटलवेयर, अनहाइड्रस ऑयल्स एंड केमिकल्स। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, डेपोसाइट इज अ ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। जैसे कि अभी हमने ब्रांड नेम देखा था बाइंडर वाले क्वेश्चन में, सो जिस तरह से इसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। एम्फोटेरिसिन बी, साइटराबिन, डोनाडोबिसिन एंड मॉर्फिन। सो डिपोसाइट जो है साइट, इसको मैंने किस तरह से याद रखा था, डिपोसाइट में साइट आता है और साइट में साइटराबिन आता है, ये भी साइट है। तो इस तरह से बी ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन साइटेराबिन इज द करेक्ट आंसर। एंड बाकी का हम देखते हैं। एम्फोटेरिसिन बी को हम लोग एम्बीजोम कहते हैं, तो एम से मैंने इस तरह से याद रखा था कि एम्फोटेरिसिन बी इज एम्बीजोम। डोनोरोबिसिन में डोनोजोम हो गया, तो डोनो डोनो आ गया। देन उसके बाद मॉर्फिन को हम किस तरह से तो याद रखना ही था, सो मॉर या डूर, ये आर से मैंने कुछ तो रिलेट करके इसको याद किया था। मॉर्फिन को डेपाडूर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ ट्रिक जो आपके बेनिफिट के लिए हो सके वो यूज कीजिए, और आप आपके प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। देन आता क्वेश्चन नंबर 29, इट सेज दैट एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड से एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन इज एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जब दो क्लोज वैल्यूज होती है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दो सब्सटेंस का, जिसको हम सेपरेट वोलेटाइल मटेरियल का या वोलेटाइल लिक्विड का जिसका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम लोग उसको सेपरेट किस तरह से करें। तो हम लोग ऐसा तीसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से एक सब्सटेंस के साथ वो एजियोट्रॉप बना देता है। एजियोट्रॉप को हम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स समझ, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट या तो उस अदर सब्सटेंस से हायर हो जाएगा या लोअर हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हम सेपरेशन कर सकते हैं। सो इसी तरह से जो अल्कोहल है इसको हम लोग एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं। सो एन एप्लीकेशन ऑफ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम लोग यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं थ्रू दिस एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। इसके अलावा बाकी डिस्टिलेशन, उनके एप्लीकेशन, उनके प्रिंसिपल आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 says that which of the following force is used in cyclone separator for size separation of particles। साइक्लोन सेपरेटर जो होता है उसमें हम लोग कौन सा फोर्स यूज करते हैं ताकि साइज सेपरेशन हो सके। ऑप्शन इज एडेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोहेसिव फोर्स या शेयरिंग फोर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। So cyclone separator, the principle is centrifugal force is used and particle diameter is 2 to 50 माइक्रोमीटर। इसके अलावा मैकेनिकल सीवर सीविंग प्रिंसिपल पे है, एजिटेटर सीविंग प्रिंसिपल पे है, सेडिमेंटर ट्रैक जो सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पर है, एंड ट्रिएटर जो एल्यूट्रेशन के प्रिंसिपल पे है। प्रिंसिपल्स पूछते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अगेन आरआरबी तेजस बैच जो लाइक मोस्ट लाइक्ड बैच है अब तक की रेलवे में जो भी बैचेस है उसमें। सो प्लीज इसको क्या करना है, आरआरबी तेजस की सीरीज अलग से, जैसे कि अभी ये मॉडल पेपर है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक स्पेसिफिक आरआरबी तेजस की सीरीज आए हैं, अब तक आ चुके होंगे, आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। उसके अलावा भी आपके लिए जीडीसी ने क्या कर रखा है, आपको एवरी संडे क्या करना है, जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाना है। एक बैच है जिसमें रेल 24 ये कोड डाल के आपको रेल 24 ये कोड डाल के ये बैच में एंटर होना है।
आपको 1 to 2 आवर में एंटर किया जाएगा, एक बार ये कोड डाल दिया तो। देन उसके बाद आप एवरी संडे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट है ना, बेसिकली जो हमारा आरआरबी का जिस तरह से पेपर आता है उसी तरह का, उसी मॉडल के बेसिस पे है, जिसमें 70 फार्मा और 30 नॉन फार्मा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एंड वो आपको सॉल्व करना है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन फ्रीली अवेलेबल किया जाता है देन 2 बजे। ये जो टेस्ट है वो कितने बजे हो रही है, 10 to 11:30 AM को, एंड उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन फ्रीली लाइव डिस्कशन में होता है 2 PM को, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जीडीसी जीपैट डिस्कशन सेंटर, और खुद अभिषेक सर ये एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। सो किस बात की देरी है, आपको ये जरूर से एनरोल करना चाहिए क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। इससे हमको ये भी पता चलता है, क्योंकि जब चीजें फ्री होती है तो बहुत सारा जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंपटीशन उस फ्री टेस्ट को अटेंड करने आते हैं, जिससे हमको हमारा जजमेंट पता चलता है कि हमारा उसमें रैंक कितनी आ रही है, हमने क्या मिस्टेक किए, क्या हमने सिली मिस्टेक्स किए, हमारी कौन से टाइप की मिस्टेक्स हो रही है, सारी चीजें जो भी जानना है आपके लिए फ्रीली एकदम अवेलेबल कर दिया गया है। ये हमारा आरआरबी तेजस सीरीज है, इसको फॉलो कीजिए एंड देखिए कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं इस सीरीज के साथ, और आपके उस मेरिट पीडीएफ में आपका नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब तक हम 30 क्वेश्चन देख चुके हैं और 70 क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 says that the correct decreasing order of perfusion rate, ये सेम आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इज लंग में ज्यादा देन फैट, मसल लिवर, लंग लिवर मसल बोन्स, मसल लिवर लंग बोन्स, एंड लंग मसल फैट लिवर। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बिकॉज परफ्यूजन रेट लंग्स में ज्यादा है, देन लिवर्स, मसल, एंड लास्ट में लीस्ट ऑलवेज बोन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें से यही सेम टू सेम टेबल मैंने उस टाइम पे आरआरबी के डिस्कशन में बताया था। देखो ये हो गया ऑर्गन, इसमें है हाईली परफ्यूज्ड, मॉडरेटली परफ्यूज्ड, एंड पुअरली परफ्यूज्ड। हाईली परफ्यूज्ड में आ गया हमारा लंग्स, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, लिवर एंड हार्ट, जिसमें लंग्स जो है उसका परफ्यूजन रेट कितना है, 10.2 ml पर मिनट, ठीक है, ये इसका परफ्यूजन रेट है। एंड वेर उसके बाद हम हमारे लिए ऑप्शन था लिवर का, लिवर का 0.8 हो गया, मसल्स का था 0.034, एंड लास्ट में आ गया बोन्स, दैट इज 0.02, ठीक है। अगर ये ब्लड क्लासिफिकेशन भी पता है और परफ्यूजन रेट नहीं पता है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि लंग्स और लीवर पहले आने वाला था और मसल्स और बोन बाद में आएगा। सो मसल्स और बोन बाद में जो दिया गया है वो सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया, बाकी सब में नहीं दिया गया। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बेस पे। देन आपको पूछा गया विच मार्कर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मेजर करने के लिए हम लोग क्या एज अ मार्कर यूज करते हैं, एक्टिव मार्कर के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आया था आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मैनिटॉल, इवन ब्लू, एंड इन्यूलिन। एंड हमको पता है कि हम लोग एज अ फॉर वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा वी यूज इवन ब्लू एज अ मार्कर, ठीक है। इस तरह से बाकी की चीजें भी आपको याद रखनी है, जैसे कि हमको प्लाज्मा के लिए इवन ब्लू हो गया, ठीक है, इंडोसाइनिन ग्रीन, देन उसके बाद टोटल बॉडी वाटर के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया, एंटीपायरीन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एरिथ्रोसाइट के लिए क्रोमियम 51 हो गया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन आता क्वेश्चन नंबर 33, शेड्यूल्स के बेसिस पर क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक कम्स अंडर विच शेड्यूल। स्टैंडर्ड जो होते हैं कॉस्मेटिक के वो कौन सा शेड्यूल में आते हैं। ऑप्शन इज शेड्यूल R1, शेड्यूल R, शेड्यूल S या शेड्यूल F2। शेड्यूल्स पे मैंने एक वीडियो डिस्कस की है, यानी कि थोड़ी बड़ी वीडियो है, 3 वीडियो आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगी, 2 वीडियो आ चुकी है, आई थिंक पार्ट 1 आ चुका है शेड्यूल्स का वीडियो, एंड पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज हो जाएगा। ये थोड़ा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है एवरी शेड्यूल का, किस तरह से आपको याद रखना है शेड्यूल्स को। एवरी शेड्यूल को मैंने कोई ना कोई ट्रिक से रिलेट किया है। एंड देन उसके बाद आएगा शेड्यूल सुपरफास्ट, जिसमें सारे शेड्यूल एक साथ 10 to 12 मिनट्स में मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बट वो एज सच मैंने डायरेक्टली ट्रिक्स बता दी है, उसको कैसे याद रखना है वो आपको वहां पे नहीं पता चलेगा। तो आप जरूर से काम कीजिएगा, वो तीनों भी पार्ट आप देख लीजिएगा, 2x के स्पीड पे देखोगे तो भी चलेगा, जस्ट आपके कानों में वो बातें घूमनी चाहिए, ठीक है। सो उस पर मैंने बताया था कि शेड्यूल एस जो होता है हम कैसे याद रख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक हम इस तरह से याद रखते हैं, सुंदर सुंदर बनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक। इस तरह से मैंने वहां पे ट्रिक बताई है। तो यहाँ पे शेड्यूल एस इज करेक्ट आंसर, कि सुंदर बनने के लिए हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। देन R1 F2 ये सारी ट्रिक्स आपको वहां से शेड्यूल वाले वीडियो से मिल जाएगी। इसी चैनल पर रिलीज हो चुके हैं शेड्यूल वाली वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। 2x पे देखिए एंड काम खत्म कीजिए। आपका काम है प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करो और बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। Then other question number 34, it says that an abbreviated new drug application, that is ANDA, is submitted to FDA for the approval of। ANDA हम किसके अप्रूवल के लिए भेजते हैं,
ऑप्शन इज न्यू इनोवेटिव ड्रग, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट या क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट जो होता है इसके लिए हम लोग जो है AND को सबमिट करते हैं, वेरएज IND जो होता है वो न्यू केमिकल एंटिटी या न्यू ड्रग इनोवेटिव ड्रग के लिए होता है। ठीक है, IND दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है FDA को सबमिट करते हैं। So it contains data which is submitted to FDA for review and potential approval of the generic drug के potential review and approval के लिए हम लोग उसको भेजते हैं। Then आता है क्वेश्चन नंबर 35, it says that GLP practice works on the basis of GLP that is good laboratory practice जो है कौन से गाइडलाइन के बेस्ड पे है। ऑप्शन इज WHO की गाइडलाइन, OECD की गाइडलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या ISO गाइडलाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है OECD। हमारी जो OECD है उसके गाइडलाइन के बेसिस पे हम लोग ये प्रैक्टिस GLP प्रैक्टिस होता है, जबकि वर्ल्ड ये WHO तो हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स है। सो इसमें एज ए लैब प्रैक्टिस आना या उस गाइडलाइन के बेसिस पे होना ये जाहिर सी बात है कि आंसर नहीं हो सकता था। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है OECD। एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो OECD के प्रिंसिपल पे डिफाइन किया जाता है एज पर इट इज लाइक quality system of management control for research laboratory organization for conducting non-clinical health and safety test। देन आता क्वेश्चन नंबर 36। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये RRB का क्वेश्चन है, RRB 2019 का क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन ये मॉडल पेपर में आया है। लेट्स डिस्कस ट्रांसलोकेशन बॉट अबाउट बाय एलोंगेशन डैश इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस। यहाँ पे एक फैक्टर होता है वो ट्रांसलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज फैक्टर ए, फैक्टर सी, फैक्टर ई या फैक्टर जी। इसमें जो फैक्टर जी है वो एलोंगेशन फैक्टर के लिए यूज किया जाता है। सो ट्रांसलोकेशन इज बॉट बाय एलोंगेशन फैक्टर जी विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस। इट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन फैक्टर जी, इट इज अ प्रोकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। द टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। यहाँ पे अभी टेस्ट के बारे में पूछा गया है। एंड जैसे कि टाइफाइड फीवर होता है उस तरह से डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। एड्स के लिए बता दो या बाकी की चीजें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, TB के लिए बता दो। सो टेस्ट करके रखो, पूछा जाएगा। ऑप्शन इज वाइडल टेस्ट, एलाइजा, रोज वाटर टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एंड हमको पता है कि टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग वाइडल टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, एंड बाकी के देख लेते हैं। एमिडेस टेस्ट जो है, मेंटॉक्स टेस्ट, न्यूट्रल रेट टेस्ट, नियासिन, ट्यूबरकुलिन ये हम लोग TB के लिए देखते हैं। अलाइजा जिस तरह से अभी ऑप्शन में था ये एड्स के लिए। PCR हो गया, रिवर्स इम्यूनोब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देन उसके बाद वाइडल टेस्ट एंड क्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट जो है हम लोग टाइफाइड को चेक करने के लिए यूज करते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 38। An ideal sun screening agent should be absorb erythromogenic radiation in the range of, again RRB का क्वेश्चन है, RRB 2019 का क्वेश्चन है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। आपके लिए ऑप्शन है कि जो सनस्क्रीन एजेंट होता है वो कौन से रेडिएशन को आइडियली एब्जॉर्ब करना चाहिए। 100 to 150 नैनोमीटर, 400 to 450 नैनोमीटर, 290 to 320 नैनोमीटर एंड 490 to 520 नैनोमीटर। अगर तो आपको पता है ही नहीं कि क्या है, किस कौन सा वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो जस्ट आपका दिमाग लगाओ कि यूवी जो रेज है वो कौन से रेंज में आती है। हम लोग जनरली इसको इस तरह से याद रखते हैं 200 to 400 नैनोमीटर पे, तो इस रेंज में। एंड जो हमारे सन से हमको यूवी रेज मिलता है और यूवी अगर 200 to 400 नैनोमीटर में आ रहा है तो सनस्क्रीन हम लगाते क्यों, उसी रेंज वाले चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। तो 200 to 400 के बीच में कोई रेंज आ रही है क्या? यस वी हैव। 290 to 320 नैनोमीटर जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो उसी रेंज में आ रहा है 200 to 400 नैनोमीटर जो हम लोग रीड करते हैं। सो इससे आपको आंसर मिल जाता। सो बेसिकली थोड़ा सा दिमाग का ट्विकिंग करो एंड आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ है ना जो बुक में पढ़ा है उसी टर्म्स के बेसिस पे सब ढूंढते बैठे या उसी तरह से हम लोग आंसर को ढूंढे एक क्वेश्चन से। आप थोड़ा जनरल सेंस ऑफ अवेयरनेस भी यूज कर सकते हैं या खुद से उस चीज को खुद को उस जगह पे रख के भी क्वेश्चन एग्जामिनर के प्लेस पे रख के अगर उस क्वेश्चन को भी देखेंगे ना तो भी आपके लिए चीजें बहुत सारी आसान हो सकती है। Yes, erythmogenic radiation, those causes sunburns, erythema comes under UVB range and UVB range में आता है 290 to 320 nanometer and ideal sunscreen should absorb this UV rays so that it can protect our skin from any sunburns, DNA damage या skin cancer से। Then आता है question number 39। Medline, Embase, EABM and IDI ये क्या है? ड्रग डेटाबेस, न्यू कंपेडियम स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग, क्रॉनिकल्स ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड सोर्स ऑफ ड्रग पेटेंट। ये फार्माकोल विजिलेंस में अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे ये बेसिस के बारे में पूछा जाता है। एंड दस यस इट इज अ ड्रग डेटाबेस
So Medline embeds evidence based medicines and idea that is investigational drug information, ये सारे जो क्या है वो दिस आर दी ड्रग डेटाबेस विच इज रिलेटेड टू मेडिकल लिटरेचर। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि ये कुछ काइंड ऑफ ड्रग डेटाबेस है, बाकी का डिटेल में करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको देखना हो तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप पॉज करिए वीडियो और यहाँ पे रीड कर सकते हैं। Then at the question number 40, it says the type 3 of the drug master file gives information about. ऑप्शन इज ड्रग सब्सटेंस, एक्सीपियंट्स, पर्सन्स एंड फैसिलिटीज एंड पैकेजिंग मटेरियल। जो टाइप 3 है ड्रग मास्टर फाइल, जो अगेन ये रेगुलेटरी अफेयर से जो है रेगुलेटरी अफेयर्स का ये टॉपिक पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है टाइप 3 जो ड्रग मास्टर फाइल है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। देर आर टोटल 5 ड्रग मास्टर फाइल के टाइप्स है, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ये भी आरआरबी का ही क्वेश्चन है। इसके पांचों टाइप्स जो है हमने डिस्कस किया आरआरबी वाले वीडियो में, एंड मैंने पांचों टाइप का आपको बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन D, that is packaging material. So option 3, that is type 3 is packaging material, type 2 is drug substance, type 4 is excipient and type 5 is FDA accepted reference information. So जो पर्सनल एंड फैसिलिटीज जो है ये है टाइप 1। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया गया है। तो टाइप 1 में क्या है, इट इज पर्सन्स एंड फैसिलिटीज। ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपियंट्स जो है ड्रग सब्सटेंस सेकंड में और एक्सिपियंट जो है टाइप 4 है। ठीक है, सो ड्रग मास्टर फाइल क्या होती है, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन कवर करता है किस बारे में, फैसिलिटीज, प्रोसेस एंड आर्टिकल जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग करता है बायोलॉजिकल्स का, ड्रग्स का या डिवाइस प्रोडक्ट्स का। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। इट सेज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। एक सिलेक्शन प्रोसेस में इंटेलिजेंट टेस्ट का क्या पर्पस होता है, टू मेजर द फिजिकल स्ट्रेंथ, estimate the mental alertness, assess the communication skills या evaluate the social skill। फिजिकल टेस्ट के लिए हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट क्यों कंसिडर करेंगे, या फिर कोई फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, रनिंग हो गया या कोई भी चीज हो, फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ परफॉर्म टेस्ट करने के लिए हम लोग फिजिकल टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो ये नहीं है। एंड मेंटल अलर्टनेस, ये हम लोग मेंटल विजडम जो भी है इंटेलिजेंस, वो हम लोग मेंटल अलर्टनेस बताता है आपका कितना तेज दिमाग दौड़ रही है, हमको इंटेलिजेंस टेस्ट जो है मेंटल अलर्टनेस के बेसिस पे पता चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। इट सेज दैट स्क्रूटिनी फॉर एप्लीकेशन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए जहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट आपको दिख रहा होगा। इट इज यूज टू एस्टिमेट द आईक्यू, मेंटल अलर्टनेस ऑफ द कैंडिडेट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों किया जाता है, टू मेजर द कैंडिडेट कैपेसिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर थिंग एंड उसकी पोटेंशियल एबिलिटी, कि वो कितने एफिशिएंटली वो पर्टिकुलर चीजों को लर्न कर सकता है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट, एंड उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज क्या है, एंड बाकी की चीजें आप एक बार देख सकते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 42। विच इज द रेलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी विद इन द यूएस एफडीए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ ड्रग। यूएस एफडीए में कौन सी ऐसी बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है जो ड्रग्स का अप्रूवल देती है। ऑप्शन इज बीएलए, आईएनडी, सीबीईआर या सीडीईआर। ठीक है, ये भी अगेन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, ये रेगुलेटरी अफेयर से, ये जो है रेगुलेटरी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सीडीईआर जो है वो हमारी होती है सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग्स आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द पब्लिक यूज। ठीक है, एंड आपको क्या पूछा गया है, रिलेवेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द ड्रग। ठीक है, सो दिस इज दी बॉडी। देन सेंटर फॉर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रिसर्च, बायोलॉजिक से रिलेटेड रहती है। देन बीएलए मतलब बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन होता है टू ऑब्टेन परमिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अक्रॉस द स्टेट। देन सीबीईआर दैट इज सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिसर्च, आई थिंक दिस एंड दिस आर रिपीटेड। ठीक है, देन आता क्वेश्चन नंबर देन आता है फार्माकोग्नोसी एंड अलाइड सब्जेक्ट के बारे में 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। So pharmacognosis is the very first question, question number 43. It says that cinegrine, ये जो constituent है, is an isothiocyanate glycoside which is obtained from cinegrine। ये active constituent है किसी तो भी एक pharmacognostic ड्रग का। आप मुझे बताइए कि कौन सा है, इट इज व्हाइट मस्टर्ड, रेप सीड, ब्लैक सीड या एनिसीड। एंड हमको सबको पता है कि सिनेग्रीन जो है वो ब्लैक मस्टर्ड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, आइसोथाइनोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड है। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द सिनेग्रीन विच इज ऑब्टेन्ड इन ब्लैक मस्टर्ड इट इज विच काइंड ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा एंड उसमें से आइसोथाइनोसाइनाइड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सो ब्लैक मस्टर्ड जिसको सरसों कहा जाता है, ब्रासिका निगरा, इज द बायोलॉजिकल सोर्स and chemical constituent is cinegrine, that is potassium myronate, which is mainly a isothiocyanate glycoside। आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि इस तरह से भी वो लोग पूछ सकते हैं, सिनेग्रीन इज
ग्लाइकोसाइड, अल्कोलॉइड, टैनिन, रेजिन, ए से ऑप्शन होगी। तो उसमें से आपका जो ग्लाइकोसाइड होगा करेक्ट आंसर। तो अगेन फार्माकोलॉजी कॉग्नोसी से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है वो भी करिए, क्योंकि वहाँ पे रिंग बेसिस पे या इनके रिंग बेसिस पे या अल्कोलॉइड कौन से कैटेगरी क्लासिफिकेशन बेसिस पे पूछा जाता है। द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लब, क्लब में कौन सा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है? यूजिनॉल, क्यूबेबिन, सिनियोल या लिनालुल। एंड इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको सबको पता है कि यूजिनॉल जो है वो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है क्लब में। क्लब है वो क्या है? इट इज यूजिनॉल, इट इज नथिंग बट इट इज कलरलेस एंड पेल येलो कलर्ड फिनोलिक सब्सटेंस यूजिनॉल कहा जाता है। एंड अरोमा ऑफ क्लब इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन बनने का चांसेस है कि जो अरोमा होता है क्लब का वो किसके वजह से होता है, कौन से सब्सटेंस की वजह से होता है? तो इट इज ड्यू टू मिथाइल अमाइल कीटोन, मिथाइल अमाइन कीटोन की वजह से। देन आता है क्वेश्चन नंबर 45। इट सेज दैट इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिजीज इज डन थ्रू, जो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है उसमें पॉजिटिव फैक्टर यानी कि डिजीज कॉज करने वाले जो फैक्टर्स है वो उसका आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है? पल्स रीडिंग, कलर ऑफ द बॉडी, कलर, इसको स्किप कर दीजिए, इट इज रिपीटेड, एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। पल्स रीडिंग की जाती है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, यूरिन, आई, कलर ऑफ द बॉडी, टंग, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें मतलब फिजिकल चीजों को देख के ही वो लोग सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है पता करता है। अगस्त्य जो है वो फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन है, ये पूछा जा सकता है। हु इज दी फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन? इट इज अगस्त्य। एंड देर इज अ मेंशन ऑफ मर्क्यूरी, सल्फर, कॉपर एंड आर्सेनिक एज अ थेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, मर्क्यूरी, सल्फर और कॉपर को, कॉपर हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सबको एज अ थेरेपेटिक एजेंट यूज किया जाता है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, ये चीजें याद रखो कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 46। इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखा, मैंने कहा था उसी तरह से ये क्वेश्चन आ गया। अल्कोलॉइड के लिए आपको एग्जांपल दिया है नक्स वोमिका, अर्गोर, सिंकोना, सेन्ना। ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस, सेन्ना, कैस्कर, अकोनाइट। लिपिड्स में कैस्टर ऑयल, बीजवैक्स, लेनोलिन, कॉड लिवर ऑयल। एंड वोलेटाइल ऑयल में है पेपरमिंट, क्लव, इक्वलिप्टस एंड अर्जुना। इससे आप आपको स्टार्टिंग की पढ़ के लग रहा होगा यार ये तो इसी कैटेगरी में है, तो फिर ये रॉन्ग, इसमें से ट्रू कैसे हम ढूंढे, क्योंकि रॉन्ग तो कुछ नहीं है। बट यस, देयर इज रॉन्ग। अल्कोलाइड नक्स वोमिका है, अर्गोट है, सिंकोना, बट सेन्ना ग्लाइकोसाइड है। ऑप्शन ए गॉन। ग्लाइकोसाइड में आपको बोला है डिजिटालिस, सेन्ना, कैस्केरा, अकोनाइट। अकोनाइट क्या है? अल्कोनाइट इज अल्कोलाइट, ऑप्शन बी गॉन। लिपिड में आपको बोला है कैस्टर ऑयल, बीजवैक, लैनोलिन, कॉर्टिवराइड। ठीक है, लेट्स होल्ड इट। एंड वोलेटाइल ऑयल में आपको बोला गया है पेपरमिंट, क्लव, यूकैलिप्टस एंड अर्जुना। एंड अर्जुना हमको पता है, अर्जुना क्या है? अर्जुना टैनिन कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड we got incorrect option, sorry, correct option, and this is lipids is the correct option, and बाकी के ये stuff है वो wrong है, different classification में आते हैं। and we know that Arjuna is from tannin classification, ग्लाइकोसाइड में सेन्ना आ गया, अकोनाइट जो है अल्कोलॉइड क्लासिफिकेशन में। इसी तरह से आपको जो क्लासिफिकेशन है कैटेगोरिकल, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड के बेसिस पे, एक वर्ड का ट्विकिंग भी आपका नेगेटिव मार्क्स करवा सकता है। ठीक है, then at the question number 47, it says that adulterant of quassia is quassia antidysenterica that contains an anti-cancer compound, quasinoids, brucetin, brucetin की स्पेलिंग रॉन्ग है, पिक्रासमीन एंड 18 हाइड्रोक्सी क्वासिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो अडल्ट्रेंट हम लोग यूज करते हैं फॉर क्वासिया एंटीडिसेंट्रिका, वो ब्रूसेटिन होता है। ठीक है, ब्रूसेटिन इज द करेक्ट आंसर, जो कि ब्रूसिया एंटीडिसेंट्रिका एज अ अडल्ट्रेंट हम यूज करते हैं, जिसके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। देन ये आपको आरआरबी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज रेलवे फार्मासिस्ट की ये सॉल्व पेपर की बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाइए, वहां पे आपको बुक्स के कैटेगरी में ये पर्टिकुलर बुक मिल जाएगी। सॉल्व पेपर की बुक्स है, 100% अपडेटेड फ्रॉम आरआरबी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 100% एग्जाम रेडीनेस की बुक है। एंड फ्री ऑनलाइन टेक्स्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा इस बुक के साथ। चेक करना है आपको, जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाना है, जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, इट सेज दैट द टर्म फोटोट्रोपिज्म मींस, फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है? फोटो यानी कि लाइट से रिलेटेड होगा, ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड होगा। सो प्लांट मूव अवे फ्रॉम द लाइट, फ्रॉम प्लांट मूव टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट मूव टुवर्ड्स द डार्कनेस, एंड बोथ ए एंड सी। तो पहले तो बताओ मैंने क्या बोला, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड होगा, तो डार्कनेस तो आता ही नहीं है। देन उसके बाद ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट, ए और बी ये काइंड ऑफ अपोजिट स्टेटमेंट, इनमें से एक आंसर होने की प्रोबेबिलिटी द हाईएस्ट। द करेक्ट आंसर इज प्लांट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है? इट इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस
And phototropism is the ability of plant to reorient the shoot growth towards the direction of light, यानी कि towards the light. As you can see in this diagram, ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये जिस तरह से लाइट की अवेलेबिलिटी सोर्स मूव होता है उस तरह से इसका जो मूवमेंट डिफर करता है. जैसे कि आपने कभी आपके बालकनी में अगर प्लांट ग्रो किए होंगे एंड सपोज ऐसी आपकी बालकनी होगी एंड यहाँ पे डार्कनेस होगी एंड यहाँ से लाइट आपको आ रही होगी, तो यहाँ वाले जो प्लांट्स होंगे ना वो इस तरह से बढ़ रहे होंगे. आप कभी नोटिस करना, ठीक है, या किसी और की बालकनी में जाके भी नोटिस कर सकते हो, कभी देखना इस चीज को, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49. इट सेज द साइट फॉर द साइटोकाइनिन सिंथेसिस. साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है. प्लांट हार्मोन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ये सारे करके रखिए, उसका जो क्या बोलते हैं फंक्शन करके रखिए. सो साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस कौन सा है? शूट टिप, रूट टिप, शूट टिप, डोर्मेंट सीड एंड राइपन फ्रूट. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको पता है, इट इज रूट टिप. जो साइटोकाइनिन है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट टिप. रूट टिप के मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये साइटोकाइनिन सिंथेसाइज्ड होता है. एंड ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम को. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंड इसके जो फंक्शन है, जैसे कि सेल ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए कौन है? सेल रूट एलोंगेशन, शूट एलोंगेशन, कौन से हार्मोन्स यूज किया जाता है वो आपको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 50. इट सेज दैट स्पेशल स्ट्रक्चर विच सीक्रेट वाटर थ्रू पोर्स इन द एपिडर्मिस और लीफ मार्जिन. एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जो पोर्स होते हैं ना, ये लीफ है अगर, तो इसके जो क्या बोला गया है, सीक्रेट वाटर थ्रू पोर्स इन द एपिडर्मिस. इसके जो पोर्स होते हैं ना यहाँ पे, यहाँ से वाटर का रिलीज होना, उसको उस स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इट्स हाइड्रोटॉट्स, यूरोपाइल, एरिस्टा या फ्यूनिकल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोथॉट्स. इसमें क्या होता है? इट इज द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन ऑफ वाटर डेवलपमेंट इन सर्टेन प्लांट. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये प्लांट है और इसके एपिडर्मिस के थ्रू ही जो पोर्स प्रेजेंट है वहां से ये वाटर रिलीज होता है. एंड इसके जो अगर एग्जांपल है तो इट इज पीपर बीटल हो गया, लंडन प्राइड हो गया, ये इसके पर्टिकुलर एग्जांपल है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 51. Question number 51. It says that the bitterness value is expressed as units equivalent to bitterness of a solution containing 1 gram of quinine hydrochloride, quinine sulfate, quinine hydroxide या quinine थायोसल्फेट. सो यहाँ पे पूछा गया है जो बिटरनेस वैल्यू हम सर्च करते हैं, ये कोग्नोसी के स्टार्टिंग के चैप्टर से, उसमें ऐसे बिटरनेस वैल्यू को हम किसके बेसिस पे, कौन से स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ये आपसे पूछा गया है. एंड आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ट्राई टू रिकॉल कि आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको नोट डाउन कर दीजिए अपने नोटबुक में. सो द करेक्ट आंसर इज क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसके बिटरनेस वैल्यू से एज अ स्टैंडर्ड रख के हम लोग बिटरनेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं. सो यू कैन सी द बिटरनेस वैल्यू. appetizing agent, medicinal plant having strong bitter taste, they can be used as a appetizing agent, and the bitterness has been determined using quinine hydrochloride. And this is the particular formula for calculating the bitterness, that is bitterness value in unit per gram is equal to 2000 into C divided by A into B. Then question number 52, it says that granular trichomes and anisocytic stomata are characteristic features of ऑप्शंस आर वसाका, डिजिटालिस, हायोसाइमस एंड सेना. सो इसमें से ग्लैंडुलर ट्राइकोम एंड एनिसोसाइटिक स्टोमेटा किस में देखे जाते हैं? सो हमको पता है कि ये जो है हायोसाइमस जो होता है उसमें हम इस ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और एनिसोसाइटिक स्टोमेटा को देखते हैं. लेट अस गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. यू कैन सी दिस. यहाँ पे देर आर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. सो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हायोसाइमस की? डॉर्सी वेंट्रिलेटर होता है, स्मूथ क्यूटिकल, न्यूमरस ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. एनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है एपिडर्मल लेयर में. उसके अलावा प्रिज्मेटिक और क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट आपको दिखेंगे. देन उसके अलावा इडियोब्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट नियर माइक्रोस्पिनॉइड, प्रेजेंट कंटेनिंग माइक्रोस्पिनॉइडल क्रिस्टल्स. ठीक है. एंड इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से पीवाईक्यू देखा गया उतना डिटेल में एक्चुअली में पूछा नहीं गया, बट हो सकता है कि पूछे. सो जस्ट हमको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर किसी भी हर्ब का या ड्रग का, हर्बल ड्रग का पता चले तो वो बस ध्यान में रखिए. देन आता है क्वेश्चन नंबर 53. यहाँ पे केमिकल टेस्ट के रिएजेंट के बारे में पूछा गया. हमको पूछा है कि रिएजेंट यूज्ड इन लीगल टेस्ट, कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है या उसका कॉम्पोजिशन पूछा गया है. आपके लिए ऑप्शन है पिरिडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन प्लस NaOH, solution of sodium picrate, 50% ethanol plus 0.1 ml of meta nitrobenzene and kids reagent. एंड इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, दैट इज पायरिडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोल्यूशन एंड NaOH. एंड वी कैन सी दिस सोल्यूशन. इससे क्या होता है? पिंक कलर फॉर्मेशन होता है जिससे हमको ग्लाइकोसाइड
प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड ये पता चलता है। सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आपको बाकी के हमारे जीडीसी क्लासेस पे वीडियोस में मिल जाएगा, और जो आप बाकी के वीडियोस जो देखेंगे जो अभी वन बैक टू बैक आपको मिल गए होंगे, जैसे कि इकोलॉजी चल रहा है हमारा, जनरल साइंस के वीडियोस आपको देखने मिल गए होंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल वे। आपको मॉडल पेपर इसलिए देखना है कि आपके जो टॉपिक्स है, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं, कि आपको चीजें याद आ रही है कि नहीं। इसलिए हम डिटेल में अगर मॉडल पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, मॉडल पेपर हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हम खुद को जज कर पाए। ये एज अ मॉक टेस्ट लेना है आपको, ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट। देन आता है नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसके टोटल 10 क्वेश्चन है। लेट अस सी। फर्स्ट है एनालिसिस टॉपिक से। एनालिसिस टॉपिक हमने देखा था आरआरबी में बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चन है एनालिसिस से पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 54 says that EDTA is tetradentate ligand, hexadentate ligand, octadentate ligand या pentadentate ligand। एंड हमको पता है कि EDTA क्या है, hexadentate ligand है, बिकॉज 2 नाइट्रोजन मॉइटी और उसके 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 दिस आर 2 नाइट्रोजन मॉइटीज एंड इनके पास जो है 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसलिए ये 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। एंड जो इसके वजह से ये यहाँ के 3 और यहाँ के 3 इसके वजह से वो हेक्साडेंटेड हो जाता है, ठीक है। सो इट कंटेन 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यू कैन सी दिस 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 2 अमाइन ग्रुप। जो अमाइन ग्रुप है वो 2 है एंड तीनों के 3 सब्स्टिट्यूएंट है। सो इसके वजह से इट हैज 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नोन एज हेक्साडेंटेड लिगैंड, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 53 अगेन केमिकल टेस्ट से ये क्वेश्चन है। नीन हाइड्रोजन रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। नीन हाइड्रोजन रिएजेंट जो होता है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स नीन हाइड्रोजन रिएजेंट को यूज कर चुके हैं, ठीक है। सबसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो होता है उसमें फर्स्ट रिएजेंट अगर शायद आपने यूज किया होगा तो वो नीन हाइड्रोजन यूज किया होगा। ऑप्शन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, अमाइनो एसिड्स, देन टैनिन्स एंड अल्कोलॉइड्स। हमको पता है नीन हाइड्रोजन रिएजेंट से हमको अमाइनो एसिड का डिटेक्शन पता चलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो हियर वी हैव नीन हाइड्रोजन रिएजेंट जो कि पर्पल कलर देता है एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड। उसके अलावा बाकी के टेस्ट अगर देखने होते हैं एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, पर्पल स्टेरॉइड का प्रेजेंस दिखाता है। सारे केमिकल टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद FeCl3 पर्पल अगेन फिनोलिक कंपाउंड डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। Then आता है क्वेश्चन नंबर 56। It says that in nephelometry the intensity of light, intensity of the scatter light is usually measured at which angle। जो नेफेलोमेट्री होती है ये हम लोग लाइक नॉट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वेरी लाइट सोल्यूशन जो होते हैं सस्पेंशन, उसके पार्टिकुलेट सस्पेंशन जो होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग नेफेलोमेट्री यूज करते हैं। जब वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन के लिए हम लोग के पास टर्बिडीमेट्री होता है। सो नेफेलोमेट्री जो है वो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट कौन से एंगल पे दिखाता है। ऑप्शन इज 90, 44, 60 एंड 70 एंड द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री के एंगल पे वो लाइट को स्कैटर करता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो नेफेलोमेट्री जैसे कि मैंने कहा था कि ये डील करता है विद लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जबकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन के लिए हमारे पास टर्बिडीमेट्री होता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे हमको स्कैटर लाइट दिखाता है, वेरस टर्बिडीमेट्री 180 डिग्री के एंगल पे हमको टर्बिडीमेट्री के इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 56 सेज दैट एप्सम सॉल्ट इज सिनोनिम ऑफ। ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है हमको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा HCl को हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। देन सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वैसे सोडियम कार्बोनेट होता है जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जो कि हम यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग एप्सम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है या एप्सम सॉल्ट है उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, फॉर्मूला में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। जैसे कि यहाँ पे 7H2 है यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अगर टफनेस बढ़ाना है तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। Next question is question number 57. It says that zinc chloride is used as anti-caries agent, desensitizing agent, flossing agent या cleaning agent. The correct answer for this is desensitizing agent की तरह हम लोग zinc chloride को यूज करते हैं। zinc chloride हो गया, strontium chloride, yes, strontium chloride है, zinc chloride है, इसको हम क्या करते हैं as a desensitizing agents को की तरह यूज करते हैं as a desensitizer, ठीक है। एंड जैसे कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड यूज करते हैं। और जब हमको कैविटीज के लिए कोई अगर टूथपेस्ट लेना हो ना तो हम लोग उसमें फ्लोराइड करें, कैविटीज को कैविटीज ना हो इसके लिए हम लोग फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फ्लोरीन होना
कंपल्सरी है क्योंकि वही एक्ट करता है एज अ एंटी कैविटी एजेंट, ठीक है। सो डिसेंसिटाइजर टेंड्स टू डिक्रीज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ एंड व्हेन अप्लाइड टू द आउटर सरफेस, ठीक है, एंड रिड्यूस द सेंसिटिविटी। एन एग्जांपल हैज बीन सीन। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। इट सेज दैट द कंपाउंड्स दैट ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज। ये बेसिक डेफिनेशन पूछी है, किसकी डेफिनेशन? लेट मी शो यू दी ऑप्शंस। द फर्स्ट इज टॉपिकल एजेंट्स, कैथार्टिक्स, लेक्सेटिव या एस्ट्रिंजेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एस्ट्रिंजेंट। जो होता है ये कंपाउंड होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ब्रिंग करते हैं, ठीक है। कैथार्टिक्स और लेक्सेटिव ये दोनों भी जो है बॉवेल मूवमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन है, जबकि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन से डेफिनेशन जो रिलेट करती है वो है एस्ट्रिंजेंट की डेफिनेशन। Astringents are the agent which are applied locally and it gives a protein precipitant action, and it causes contraction and wrinkling of the tissues. Then it reduces the cell permeability. It constrict the local blood vessel, inhibit the transcapillary movement of plasma protein, ठीक है। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 59 विच सेज दैट पायराजीन इज अ हेटेरोसाइकल कंटेनिंग विच कंटेन। पायराजीन जो साइकिल है, हेटेरोसाइकिल है, वो क्या कंटेन करता है? आपको पूछा गया है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। एंड पायराजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है, 6 मेंबर होता है। दिस इज एन सैचुरेटेड रिंग। ये हो गया पायराजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इधर पूछा है नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम एज फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, देन नाइट्रोजन हैज हेटेरोएटम at first and fifth position and nitrogen as heteroatom at first and third position। and हमको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा this is the first position, this is the fourth position, so option A is the correct answer। let us see, yes it is the correct answer, that is nitrogen जो heteroatom होता है वो first and fourth position पे होता है। let us go for the explanation। yes, दिस इज द पायराजीन का स्ट्रक्चर। अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। एंड ये सैचुरेटेड रिंग होती है, ठीक है। देन उसके बाद पायराजीन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C4H4N2। पायराजीन इज 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल bearing 2 nitrogen atom situated in 1,4 orientation embedded in carbon framework। कार्बन फ्रेमवर्क, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 60। इट सेज दैट मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? प्रोटॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स। सो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट इज वन एंड द सेम थिंग्स। सो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो कहाँ पे डीलोकलाइजेशन यानी कि मूवमेंट किसका होता है? किसका होता है? हमको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ना कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेसोमेरिक इफेक्ट इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये याद रखना कि ये जो इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए ही होता है। and there is a complete transfer of pi electrons या lone pair of electrons towards the more negative electronegative species। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है, जैसे कि हमारे हेलोजेंस देखा जाए उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है हमारी फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी वजह से उसकी जो खींचने की ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की, दैट इज मोर। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट इफेक्ट एंड टाइप ऑफ मेसोमेरिज्म इज मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट कब दिखाया जाता है? जब इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तरफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टूवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाय इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी कि सपोज बेंजीन है एंड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 ले लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये जो है ना प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। सो एक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है सपोज बेंजीन, एंड उसके ऊपर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। उसकी जगह अगर उसी जगह पे मैं अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम निकालू और CHO, सपोज ये अल्डिहाइड निकाल दिया मैंने, बेंजल्डिहाइड, तो ये जो होगा वो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाजू में जो सब्स्टिट्यूएंट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। एंड आपके लिए ऑप्शन सॉरी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, NH2 माइन हो गया, NH2 हो गया, OH, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं जैसे कि एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब माइनस एम इफेक्ट दिखते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिकली आपको पूछा जाएगा कि प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाले अगर ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस एम इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज माइनस एम इफेक्ट, एंड उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको अगर एलिमिनेट करना हो तो इस बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करके एलिमिनेट किया जाएगा। देन उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज, यूरिन का कितना पीएच होता है? पीएच वाला टॉपिक पूछा गया है पिछले RRB में भी, तो पीएच पूछा जा सकता है। ऑप्शन इज 1.2
to 2.5%, 4.5 to 7.8%, not percent, I'm sorry, 4.5 to 7.8, 14 and 8 to 11. So the correct answer is option B, 4.5 से 7.8%. अगर ये नॉर्मल पीएच यूरिन का देखते हैं कि ज्यादा बेसिक साइड भी नहीं होगा, ज्यादा एसिडिक साइड भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये भी थोड़ा बेसिक की तरफ मूव हो गया। ये जो ऑप्शन था वो एक्यूरेटली जा रहा था हमारे ये वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देन यू कैन सी यूरिन का पीएच एंड दिस इज अ पीएच चार्ट। लेस देन 6 होगा तो एसिडोसिस, मोर देन 6 हुआ तो अल्कोलोसिस होता है। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हाई प्रोटीन डाइट, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड ऑल दोस थिंग। देन आता है क्वेश्चन नंबर 62। It says that alpha D glucose and beta D glucose are stereoisomers, epimers, anomers या keto aldo pairs. So इसमें जो है ना अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है? ये एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या होता है कि इसके जो C1 कार्बन होता है ना, C1 कार्बन इसी में चेंज होता है। तो एपीमर का एक कैटेगरी या एक क्लासिफिकेशन होता है एनोमर्स, क्योंकि एपीमर में है ना कोई भी कार्बन पे या कोई भी एक कायरल कार्बन के ऊपर चेंज होगा पोजीशन। वेरएज एनोमर में क्या होता है? वो C1 पे होता है, स्पेसिफिकली C1 पे होता है, इसके लिए उसको एनोमर्स कहा जाता है। वेरएज स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास होते हैं आरएनएस स्टीरियो आइसोमर्स। ये 3D इफेक्ट में मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म से हमको पता चलता है। सो एपीमर का एक क्लासिफिकेशन जो बोला जाए तो वो एनोमर्स होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है एनोमर्स का एग्जाम्पल है। वेरएज एपीमर्स का अगर बोलूँ तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज चेक करो आप, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये एक मॉलिक्यूल आप चेक कर सकते हो अगर आपको एपीमर्स का एग्जाम्पल चाहिए तो, ठीक है। सो एनोमर्स आर दी alpha and beta form of D glucose are known as anomers and they are differ from each other only around C1 कार्बन, C1 जैसे कि फर्स्ट कार्बन पे डिफर करता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ये एग्जाम्पल्स है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 63। इट सेज दैट विच अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस। वैक्सेस जो होते हैं उसमें कौन सा अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमनली फाउंड करते हैं? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन इज इथेनॉल, मीथेनॉल, सिटाइल अल्कोहल या ग्लिसरॉल। एंड हमारे को पता है कि हमें पता है कि सिटाइल अल्कोहल हम लोग मेजरली यूज करते हैं जब वैक्सेस की प्रिपरेशन की बात की जाए तो। सो वैक्सेस आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। क्या है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को छोड़ के दूसरे अल्कोहल होते हैं एंड दे मे बी एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। सिटाइल अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड वैक्सेस, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस एंड इट कैन बी यूज्ड, वैक्सेस आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स में, कैंडल्स में, हमको पता है कहाँ कहाँ वैक्सेस यूज करते हैं। Then other medicinal chemistry का subject, medicinal chemistry से the very first is 64 question, diltiazem belongs to which class of which class, ठीक है। इसमें से भी अगेन मैं बोलती हूँ जैसे कि हमारा कोलॉजी होता है, हमारा कोग्नोसी होता है, वैसे हमारा मेड कैम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ये भी हमको याद रखना पड़ता है। इसमें ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं आता बट जो जो आते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो जो है वो एटलीस्ट करके रखो। इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन उनकी जो रिंग टाइप होती है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो रिंग टाइप वाला क्लासिफिकेशन करना है आपको, कोलॉजी का क्लासिफिकेशन करना ही है। और कॉग्नोसी के टर्म्स में जो कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे कि मैंने अल्कोलाइड का बताया था, अल्कोलाइड में भी कैटेगरी वाइज होगा, ग्लाइकोसाइड में डिफरेंट कैटेगरीज होगी। देन उसके बाद टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, इनके जो क्लासिफिकेशन है वो करके रखिए क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेस पे क्वेश्चन बनना के हायर चांसेस है। सो डिल्टियाज्म ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है और स्ट्रक्चर नहीं भी देखा है एंड क्लासिफिकेशन कर रखा है तो ये इजी क्वेश्चन होता है। ऑप्शन ए इज फिनाइल अल्काइल अमाइन, बेंजोथाइजेपिन, डाइहाइड्रोपिरिडीन एंड नन ऑफ द अबव। एंड हमको पता है कि बेंजोथाइजेपिन जो है ये इस क्लासिफिकेशन में डिल्टियाज्म आता है। बेंजीन रिंग, थाया रिंग दैट इज सल्फर, एजे मीन्स नाइट्रोजन एंड अजेपिन मतलब कि हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग को इसको नेम करते हैं। आपने हेट्रोएटम को किस तरह से नेमिंग दिया जाता है अगर आपने पढ़ा होगा तो ये काइंड ऑफ इजी था, किस कैसे जानना है हमको, ठीक है। सो यस इट इज डिल्टियाज्म इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड वेसोडाइलेटर, एंजाइनाबैक्टीरियस हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो है बेंजोथाइजेपिन रिंग है। बेंजो में पहले बेंजीन आ गया, थाइजेपिन में थाया मीन्स सल्फर एंड अजे मीन्स ए जो है अजा ग्रुप जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। अजेपिन जब हम यूज करते हैं जब ये 7 मेंबर जो रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन उसको हम लोग थाइजेपिन, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग विद 7 मेंबर्ड, ठीक है, 7 मेंबर्ड ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है थाइजेपिन। Then another question of 65, it says that ring present in spironolactone is naphthalene, phenanthrene, anthracene and naphthacene. सेम क्वेश्चन पूछा गया है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन जो कि रिसेंटली 21 जुलाई 2024 को हुई है
उस एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 6 पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उसमें यही क्वेश्चन नॉट अबाउट स्पाइरल इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट रिंग के बारे में, बट ये रिंग जो है इन्हीं इन्हीं ऑप्शन के बेसिस पे थी। वहाँ पे एक फ्लोरीन रिंग के बारे में भी था, तो वो सारे रिंग स्ट्रक्चर मैंने वहीं पे भी बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फिनांथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है स्पाइरल इलेक्ट्रॉन में। आप देख सकते हैं ये जो रिंग होती है, ये रिंग सिस्टम जो है वो फिनांथ्रीन रिंग सिस्टम है। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 66। इट सेज दैट द एसेंशियल स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर कोएगुलेंट एक्टिविटी ऑफ विटामिन के इज नैफ्थाक्विनोन, कॉमेरिन, पिरिमिडीन एंड पिपेरिडीन। हमको पिपेरिडीन पता है कि एक अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग जो होती है उसको हम लोग पिपेरिडीन बोलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड ये हो गई हमारी पिरिमिडीन रिंग, ये होगी अनसैचुरेटेड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग जो हो गई हमारी पिरिमिडीन रिंग। देन कॉमेरिन में हमको पता है कि ऑक्सीजन जो एटम है वो इनसाइड द रिंग होता है, इनसाइड द रिंग मतलब रिंग का फॉर्म करता है पार्ट, कॉमेरिन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। एंड नेफ्थाक्विनोन जो है विटामिन के को हम लोग एज अ नेफ्थाक्विनोन की तरह भी हम लोग इसको रीड करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेफ्थाक्विनोन इज द करेक्ट आंसर। एंड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नेफ्थाक्विनोन स्ट्रक्चर है, एंड बेस्ड ऑन दैट ये विटामिन के जो है कोएगुलेंट एक्टिविटी दिखाता है। विटामिन के वन को फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन के टू को मेनाक्विनोन कहते हैं, एंड के थ्री को मेनाडायन कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर द विटामिन के थ्री, के टू, के वन। सो आपको ये पता होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वो सब्स्टिट्यूएंट जो R1 पोजीशन है ये चेंज हो रही है। ठीक है, देन आता है मिसलेनियस टॉपिक। इसके टोटल 4 एमसीक्यूज है। विच ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंटिन्यूस एलिमेंट। डेटा कंटिन्यूस एलिमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ है? ऑप्शन इज बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या स्कैटर्ड प्लॉट चार्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम यूज करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्टोग्राम। इट इज स्पेसिफिकली यूज टू रिप्रेजेंट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। यही आपको पूछा गया था, हिस्टोग्राम होता है। बार चार्ट यूज किया जाता है। इट इज नॉट फॉर अ कंटिन्यूस डाटा। एंड डिस्क्रीट एंड कैटेगोरिकल अगर डेटा हमको डिटरमाइन करना है तो बार चार्ट यूज करते हैं हम लोग। पाई चार्ट हम कब यूज करते हैं? जब कैटेगोरिकल डाटा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ अ होल, किसी होल थिंग में से डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में, जैसे कि अगर सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसने उसको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से वो फूड पे इतना, शेल्टर लाइक अन्य फूड पे कुछ एक्स अमाउंट खर्चता है, वाई पे कुछ वाई फॉर क्लोथिंग पे खर्चता है, देन एक्स अमाउंट जो है सेविंग पे, एक्स वाई अमाउंट जो है सेविंग पे रखता है। इस तरह से जब हम लोग वो डेटा निकालते हैं तो हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग एज अ होल कैटेगरी होल डिटरमाइन करके उसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। देन अदर स्कैटर्ड प्लॉट चार्ट जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है टू कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में। देन आता है क्वेश्चन नंबर 68। इट सेज दैट लिम्स इज, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। लिम्स का मतलब क्या है? लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग सिस्टम, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम। हमको पता है लिम्स का मतलब होता है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन दैट सपोर्ट्स लेबोरेटरी ऑपरेशन, जैसे कि डेटा, वर्क फ्लो हो गया, सैंपल्स हो गया। ये ट्रैक करता है, स्टोर करता है और एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन जो कि लेबोरेटरी प्रोसेसेस से रिलेटेड होती है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 69। इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या कम्युनिटी हेल्थ का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है? आप खुद से अगर ये पता भी ना हो तो खुद से बेसिक सेंस यूज करके कह सकते हैं यस, इट कैन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अर्ली डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके एंड कंट्रोल कर सके हम लोग किसी डिजीज का, दैट इज सेकेंडरी लेवल, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ से? यस, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड कंट्रोल ऑफ डिसेबिलिटी एंड rehabilitation, why not? Yes, so option D is correct. That is all of the above are the objective of community health. So promotion and protection of health, that is primary level of prevention. Early diagnosis and treatment and control, secondary level, and control of disability and rehabilitation ये जो है tertiary level of prevention होता है। Then आता है question number 70. It says that reductional cell division is another name of माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस या फरोइंग। एंड हमको पता है रिडक्शनल सेल डिवीजन जो है हम लोग मियोसिस को कहते हैं। ठीक है, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेटिंग रिड्यूस्ड is another name of meiosis. Meiosis, reductional cell division is another name of meiosis because during meiosis the number of chromosome is reduced by half. ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। आपको पूछा जा सकता है इक्वेशनल डिवीजन किस में दिखाई देता है?
माइटोसिस में, मियोसिस में? तो हमको पता है माइटोसिस में दिखाई देता है। वेयर अ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस अ टू डॉटर सेल विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। माइटोसिस क्या होता है? इट इज फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेल डिवीजन वेयर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर। सो स्पिंडल फाइबर जो बनता है जब सेल डिवीजन होता है ना, सो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं एंड देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ दी स्ट्रेचिंग होते रहता है स्पिंडल फाइबर बनने के लिए। स्ट्रेचिंग होता है दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, देयर इज काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, सो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सो ये फाइबर बने बिना जो डिवीजन हो जाता है उसको कहते हैं माइटोसिस। इट डज नॉट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। एंड फॉलोइंग क्या होता है? इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल वेयर द सेल मेम्ब्रेन पिंच इनवर्ड्स टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन टू डॉटर सेल। देन आता है, हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज नॉन फार्मा पोर्शन, जिसमें से हम 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं। उसमें से पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम देखेंगे पहले। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स एंड नंबर फॉर द, मतलब ये कोडिंग कोडिंग टॉपिक है, ठीक है। कोडिंग टॉपिक में आपको ये दिया गया है और आपको ये ढूंढना है। कैट का आपको नंबरिंग दिया गया है 3120 एंड आपको मैट का ढूंढना है, तो आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कैसा करने का आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले तो ए टू जेड क्या करने का, लिख देने का एंड उनको नंबर दे देने का। एंड देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि सी का जो नंबर होता है वो 3 होता है, ए का नंबर हम लोग हमेशा 1 रखते हैं क्योंकि ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। सो एंड टी का होता है 20 नंबर पे। तो इससे आपको एक पता चलेगा कि ये बेस्ड ऑन दी नंबर, द पोजीशन ऑफ दैट अल्फाबेट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है उसको नंबर किया गया है। एंड सो उसी हिसाब से हम लोग मैथ ढूंढ सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 13 12 0 12 12 0 1 3 1 2 या 1 0 1 2 0। हमको पता है एम कितने पे आएगा, ए कितने पे आएगा एंड टी कितने पे आएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट द कोड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 3 1 2 0 है, क्योंकि एम जो आता है वो 13th नंबर पे आएगा, ए तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे हो गया एंड टी हमारा 28th नंबर पे हो गया। यस, हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, एम टी और ये हो गया हमारा ए, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72। राम, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन टॉपिक से क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, राम गोज टू नॉर्थ, टर्न्स राइट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब ये हमको पता होना चाहिए बेसिक डायरेक्शन टॉपिक्स, डायरेक्शन बेसिक पता होना चाहिए। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। यहाँ पे बोला जो राम है वो नॉर्थ के तरफ आता है, उसके बाद यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाने के बाद वो राइट टर्न लेता, तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेने के बाद वो अगेन राइट लेता, तो इसके इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, मुझे पता नहीं कैमरा आपको किस तरह से दिखेगा, बट आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको पहले नॉर्थ जाना है, खुद को रखिए। पहले आप नॉर्थ जाओगे तो आपका लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, फिर आपको अगेन राइट लेने के बाद अगेन लेफ्ट एंड राइट देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा लेफ्ट एंड राइट ये है। आपको अगर वो फ्लिप कैमरा में दिखेगा तो आई डोंट नो आपको किस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो आप खुद को इमेजिन करिए एज अ राम एंड खुद ट्राई टू मूव एंड सी कि आपका लेफ्ट एंड राइट क्या है, एंड इसके हिसाब से आप डिराइव कर सकते हैं आंसर। सी, राम जो है पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ। उसके बाद वो टर्न होता है टूवर्ड्स राइट, सो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो वो राइट की तरफ टूवर्ड्स मूव हो गया, ठीक है। राइट की तरफ मूव होने के बाद अगेन उसका जो लेफ्ट और राइट होगा वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगेन वो राइट टर्न होता है, सो हम क्या, पहले नॉर्थ गया, वी गॉट नॉर्थ, देन टर्न राइट, हम राइट मूव हो गए, देन अगेन टर्न राइट, हम वापस राइट मूव हो गए, देन गो टू द लेफ्ट। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट किस तरह से होगा, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ मूव हो गया मतलब यहाँ मूव हो गया, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज, मतलब कौन सी डायरेक्शन में अब है, तो हमको पता है ये नॉर्थ हो गया, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ईस्ट। सो लेट अस सी, सो द करेक्ट आंसर इज ईस्ट। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। यस, ये नॉर्थ में गया, फिर राइट मूव किया, फिर राइट मूव किया एंड फिर लेफ्ट मूव किया एंड हम पहुंच गए ईस्ट डायरेक्शन में। देन आता है क्वेश्चन नंबर 73। 15th August is 1997, 15th August 1997 is Friday, then 15th August 1998 is what? कैलेंडर का क्वेश्चन है एंड ऑप्शन इन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। पहले तो ये चीज याद रखो, संडे को 0 लेते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2। मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती वरना मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती, इसके बहुत ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स होते हैं। जब हम जनरल ईयर से, जनरल ईयर जो होता है इसको मैं जी वाई की तरह रिप्रेजेंट करूंगी, जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो हमको +1 करना है। लेकिन जब आप जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हो एंड देन लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो हमको +2 करना है, ठीक है। जनरल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो +1 करना है, लीप ईयर से जनरल ईयर में जाओगे तो +2 करना है। जैसे कि 90 लीप ईयर, इसके बाद कौन सा आएगा, 1997 जनरल, 1998 जनरल, 1999 जनरल, लेकिन 2000 जो होगा वो लीप ईयर हो गया। सो
जब हम मूव करेंगे देन उसके अकॉर्डिंगली +1 या +2 डिफर करेगा, ठीक है। सो इफ 15th अगस्त 1997 इज फ्राइडे देन 15th अगस्त 1998, ये दोनों भी जनरल ईयर है। सो इसमें हम लोग को लीप ईयर वाला कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाना है तो हमको +1, क्योंकि 15 ये डे सेम है, मंथ सेम है, अगस्त अगस्त, सिर्फ क्या चेंज है, हमारा ईयर चेंज है। तो 1997 से जब हम 1998 में जाएंगे तो हमको +1 मतलब एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे +1 क्या होगा, सैटरडे। सो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सैटरडे। दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन टू डिटरमाइन द डे। ये बहुत मैंने सिंपल वे से बता दिया, यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम ईयर में चेंज कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड +1, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74। इट सेज दैट सिस्टर ऑफ सुरेश इज वाइफ ऑफ रमेश। हाँ, ये अगेन क्या होता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक सुरेश नाम का व्यक्ति है। जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसी तरह से वो बनाते जाओ। सुरेश है तो SU डाल दिया। उसकी वाइफ, सिस्टर ऑफ सुरेश इज वाइफ ऑफ राम। सुरेश की सिस्टर, जब भी हम मैरिड कपल लेते हैं ना, अगर ए सपोज मैरिड टू बी तो इस तरह से लिखते हैं, और ए और बी का एक बच्चा है C और D तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो जब ये डबल बॉन्ड हो गया, मतलब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि वो मैरिड है, एंड वो डबल बॉन्ड से कोई 2 ब्रांचेस निकले, दैट इज देयर किड्स, ठीक है। ये इस तरह से डिनोट किया जाता है ब्लड रिलेशन में, तो आप याद रखिए। सो सुरेश की बहन है तो हम लोग ये वाला निकालेंगे। सिस्टर है, सपोज एक्स कोई सिस्टर है सुरेश की, एंड शी इज द वाइफ ऑफ राम, यानी कि वो राम से शादी कर चुकी है, इसलिए डबल बॉन्ड, और R इज फॉर राम, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, सुरेश की बहन एक्स है कोई, जिसने शादी की है, उसका पति है राम, ठीक है। राम इज ब्रदर ऑफ रानी, तो राम जो है वो रानी का ब्रदर है, ठीक है, RA फॉर रानी। तो इससे हमको पता चला कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, भाई बहन का रिलेशन है। देन राम्स फादर इज मधुर, राम के जो फादर है वो मधुर है। मधुर जो है, मधुर नाम का कोई व्यक्ति है, वो राम का फादर है, ठीक है। देन उसके बाद मधुर ने किसी से शादी तो की होगी, इसलिए उनका नाम, उनसे वहां पे राम आए। सो मधुर किसने मैरिड किया वो अब तक हमको पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि राम्स फादर इज मधुर, राम के फादर जो है मधुर है। एंड शीतल इज द ग्रैंड मदर ऑफ राम, राम की जो ग्रैंड मदर है, यानी कि मधुर जो होंगे उनकी जो मॉम होगी, उसको हम कह सकते हैं कि वो फिर राम की ग्रैंड मदर बन जाएगी। सो मधुर की शीतल जो है वो मधुर की मॉम होगी, एंड राम की क्या होगी, ग्रैंड मॉम हो जाएगी। देन उसके बाद सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ शीतल। सो डॉटर इन लॉ जो है शीतल की डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। सो मधुर की शादी जो हुई है वो किससे हुई है, सीमा से हुई है, ठीक है। सो मधुर एंड सीमा का जो बेटा है वो राम है, राम की बहन है रानी। राम ने शादी की है किसी एक्स, हु इज दैट एक्स, एक्स इज नथिंग बट सुरेश की बहन हो गई, ठीक है। रोहित इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ रानी। अभी देखो रोहित जो है वो रानी का ब्रदर कौन है, राम, एंड रोहित कौन है, उसका सन है। तो राम और ये एक्स का सन जो हो गया वो हो गया रोहित। अब आपको पूछा है रोहित सुरेश से कैसा रिलेटेड है, सिंपल है, ये सुरेश है और ये रोहित है। तो आप समझो कि आप सपोज सुरेश हो, आपकी कोई बहन है और उसका जो लड़का है वो आपका क्या लगता है। ऑप्शन इज ब्रदर इन लॉ, सन या नेफ्यू, एंड हमको पता है इट इज नेफ्यू, क्योंकि सुरेश आप खुद को रखिए, देन आप खुद को रख के ही आगे का जब ब्लड रिलेशन देखेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो सुरेश, रोहित इज नथिंग बट सुरेश का नेफ्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप पे देख सकते हैं, सुरेश की कोई सिस्टर होगी एक्स, उसकी वाइफ जो है यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड एंड उसके बाद जो ब्रांचेस है वो टर्म्स यूज करती हूँ, क्योंकि वो बेनिफिट करेगा आपको आगे भी, ठीक है। इस तरह से अगर एरो एरो करोगे तो आपको ऑल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो जो डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट है जो मैंने बताया, मैरिड के लिए ऐसा करो, उसके ब्रांचेस निकालो तो किड्स पता चलेंगे। एंड ये जो होता है ये सिस्टर, ब्रदर सिस्टर या सिबलिंग्स का, हम सिबलिंग्स के लिए हम लोग ये एरो निकालते हैं, ठीक है। सो यही सेम मैंने उधर बताया था, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ब्लड रिलेशन इजी हो जाएगा। देन आता क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल दी हारमोनियम को बोलते हैं, ऑल दी हारमोनियम, सारे हारमोनियम क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एंड ऑल दी इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूइड, एंड सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लूइड है। सो हारमोनियम सारे सारे फ्लूइड, सारे हारमोनियम्स जो है, ये हारमोनियम हो गया, सारे हारमोनियम्स जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, ये हो गया। सो सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट हो गए, और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, फ्लूट्स है।
ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम बनेगा आपका। आपके लिए कंक्लूजन पूछा गया है कि ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। क्या सारे फ्लूइड्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड कह सकते हैं, लेकिन सारे फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट होगा ये नहीं कह सकते एज पर दिस डायग्राम। सो ये जो कंक्लूजन वन है वो फॉलो नहीं होता। एंड ऑल द हार्मोनियम्स आर फ्लूइड, बिकॉज हमारा डायग्राम जो था मैं आपको बता देती हूँ, ये डायग्राम बनाए, ये हार्मोनियम से इंस्ट्रूमेंट एंड फ्लूइड्स हैं। आपको कंक्लूजन में से फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। क्या सारे फ्लूइड्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड्स है, लेकिन सारे फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि फ्लूइड्स को इंस्ट्रूमेंट्स को फ्लूइड्स और पूरा कंसिडर कर रहा है, लेकिन फ्लूइड्स में और भी चीजें होंगी। ठीक है। एंड आपको सेकंड कंक्लूजन बोला ऑल दी हार्मोनियम्स आर फ्लूइड, सारे के सारे हार्मोनियम जो है फ्लूइड्स है, ये करेक्ट है, बिकॉज सारे के सारे हार्मोनियम के फ्लूइड वाले सर्कल में आ रहे हैं, लेकिन सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लूइड वाले सर्कल में आ रहा है, लेकिन सारा का सारा फ्लूइड ये इंस्ट्रूमेंट वाले सर्कल में नहीं आ रहा। ठीक है। सो इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन था ओनली वन कंक्लूजन फॉलो टू फॉलो इधर वन या वन एंड टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन टू, ये वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है। देन आता है जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? डिविजिबिलिटी का टॉपिक है। डिविजिबिलिटी के टॉपिक्स में आपको सारे टॉपिक्स करने के, टू का डिविजिबिलिटी हम कैसे जानेंगे, 4 का कैसे जानेंगे, 3 का, 5 का, 6 का, ऐसे करते हैं। आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। जो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमको सारे जो जो नंबर दिया होगा ना उनको ऐड करना है, और वो जो ऐड करने वाला, ऐड करके जो नंबर मिलेगा, कोई एक्स वाई नंबर मिलेगा आपको, ये जो नंबर है वो क्या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो डिविजिबल होगा 3 से, नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। एंड आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ये नंबर्स में से वो 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, बट वो 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये आपको पूछा है। तो क्या करना है, आप सिंपली ये जो चारों नंबर बोले उनको पहले तो ऐड करो, एंड 3 से डिवाइड करके देखो और 9 से डिवाइड करके देखो। कोई सारे नंबर जो है, सारों में से कोई तो ऐसा होगा जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड इसका जो आंसर है वो है 2343। जैसे कि 936 का जो टोटल है वो 18 आता है, एंड ये 3 और 9 दोनों से जाता है, दोनों से डिवाइड होता है। सेकंड ऑप्शन का जो सम आता है वो 36 आता है, अगेन वो 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है। और 2343 का जो है वो 12 आता है, लेकिन वो 9 से नहीं जाता, इसके वजह से ये डिवाइड हो रहा है 3 से, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एंड दैट्स हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। देन आता है 36 अगेन डिविजिबल होता है बोथ 9 और 3 से। ठीक है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको डिविजिबिलिटी रूल 3 का पूछेंगे, 7 का पूछेंगे, एंड 11 का पूछेंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल जरूर से पूछेंगे। Then is question number 77. It says that 3 candidates contested an election and received this many amounts of votes respectively. ठीक है। So suppose ये A का वोट है, ये B का वोट है और ये C का वोट है। ठीक है। What percentage of the total votes did the winning candidate gets? So जो विन कर रहा है इसमें से हमको पता है जो C है उसके सबसे ज्यादा वोट है, तो ये ही विन कर रहा है। So 11,628 वोट्स है C को। So आउट ऑफ टोटल टोटल परसेंटेज ऑफ वोट, ये कितना परसेंट है ये आपको पूछा है। तो टोटल परसेंट ढूंढने के लिए क्या करने का, पहले तो इन सबको ऐड करो आप। इन सबको ऐड करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट मिलेंगे, तो वो हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है। वो टोटल नंबर ऑफ वोट में से ये जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है, तो क्या करने का, सिंपली पहले तो इन तीनों को ऐड करो। एक सपोज एक कोई भी नंबर आएगा, एबीसी नंबर आ गया। ठीक है। ये जो एबीसी नंबर है, ये आगे एक्सप्लेनेशन में है, बट मैं इन जनरल टर्म्स आपको बता रही हूँ। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको सपोज 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर आ गया, ये जो नंबर होगा वो होगा 100% ऑफ वोट। तो हमको पूछा है कि ये जो है ये पर्टिकुलर वोट जो विनिंग कैंडिडेट का वोट है वो फिर कितना परसेंट होगा, X%। तो हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उससे हमको आंसर आ जाएगा। आपके लिए ऑप्शन है 45 57 60 65, और हमको पता है करेक्ट आंसर 57 है। क्या करना है, पहले तीनों का ऐड किया तो क्या 20,400 जो है हमारा टोटल आ गया। ये टोटल जो है वो क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100%। ठीक है। अगर 20,400 वोट इज 100%, तो कितना है 11,628 वोट्स, मतलब फिर कितना X% होगा। तो इसमें क्या करना है, 11628 को क्या करना है, इंटू 100 करना है, डिवाइडेड बाय 20400। और आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 57%। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 78। आपको पूछा गया है मोहन सोल्ड अ प्लॉट फॉर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सम है, plot for 2 lakh at 20% of loss. For what price he should sell the plot to gain 10% of profit? मतलब एक प्लॉट है जिसको उसने सोल्ड किया 2 lakhs में, तब जाके उसको 20% का लॉस हुआ है। सो लॉस के बाद आना चाहिए कॉस्ट प्राइस, एंड देन उसके बाद आता है प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितने में खरीदा है, जितने में हमने बाय किया है उतने में ही हमको सेल करना है। तो B इज इक्वल टू एस, बाय किया है उतने में सेल करना है। तो जब लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट पे मत जाइए, पहले आप उसका कॉस्ट प्राइस ढूंढिए एंड देन उसके बाद प्रॉफिट पे जाइए, स्टेप बाय स्टेप। सो
इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो हम फॉर्मूला से डायरेक्ट देखेंगे। ये जो फॉर्मूला, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, हमने आरआरबी के जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी फॉर्मूले किए थे। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये इस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। और इन्होंने इसको किस तरह से मॉडिफाई किया है, ये सेलिंग प्राइस को, ये 100 जो है ऊपर चला गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमको ढूंढनी है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे रख के बाकी के सारे टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट कर दिया है। तो हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है, बिकॉज हमको लॉस पता है, हमको सेलिंग प्राइस पता है कि कौन से सेलिंग प्राइस पे कितना लॉस हुआ है। जब हमने 2 लाख में बेचा तो हमको 20% का लॉस हुआ है, तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है 20, सो 100 माइनस 20 वुड बी 80। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपको कॉस्ट प्राइस मिला जो कि है 2,50,000। ठीक है, ये था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी इस पे इस कॉस्ट प्राइस पे आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। हमको दूसरा फॉर्मूला भी पता है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। सो उसी फॉर्मूला में जब हम डालेंगे तो हमको मिलेगा, हमको कॉस्ट प्राइस पता है एंड हमको उसकी 100 प्लस प्रॉफिट है ना, सेकंड वाले फॉर्मूला में 100 प्लस प्रॉफिट, हमको कितना प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो ये हो गया 110। सो कॉस्ट प्राइस इंटू 110 डिवाइड बाय 100। एंड जब हमको कॉस्ट प्राइस पता है, बाकी के टर्म्स पता है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस आराम से ढूंढ सकते हैं। तो जब आप वो सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 27500, दैट इज 2,75,000 में जब आप ये प्लॉट बेचोगे तब आपको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 79. It says that a father's age is 3 times that of the son of his two children, but 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages. Then the father's age is, ठीक है, इसको मेरे करने का एक तरीका है। हमको क्या करना है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, जो सम है S1, एक सपोज दो चिल्ड्रन है C1 और C2 लेते हैं, नॉट S1 S2, why to be gender biased. So children 1 plus children 2, इसका जो सम है इट इज सपोज x, हम x कंसिडर करते हैं। ये है फादर और ये है सम ऑफ देयर चिल्ड्रंस c। ठीक है, फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ सन। सो अगर सन की एज को, सम ऑफ सन की एज जो है वो x है, तो फादर की एज हो गई 3x। ठीक है, 3x और ये हो गई x, एंड 20 ईयर हैंस यानी कि 20 साल बाद जो है देयर एज विल बी बिकम इक्वल, दोनों की एज जो है वो इक्वल बन जाएगी। सो 20 ईयर्स, तो इसमें भी 20 ईयर्स का इजाफा होगा और इसमें भी 20 ईयर्स का इजाफा होगा। सो 3x प्लस 20 का ये इक्वेशन बनेगा। एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ये x जो है इट इज फॉर कंबाइंड फॉर चिल्ड्रन 1 एंड चिल्ड्रन 2, बट दोनों भी चिल्ड्रन का 20-20 साल बढ़ेगा ना, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस 40 हो जाएगा। सो x प्लस 20 प्लस 20, सो वो हो जाएगा x प्लस 40। ये दो इक्वेशन हमको मिलते हैं। इसके बाद में आपको कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। यहाँ पे y वाले टर्म्स में दिया है तो मैं ही बता देती हूँ। सो 3x प्लस 20 और ये हो गया x प्लस 40। आपको क्या बोला गया है, 3x प्लस x इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये 3x हो गया फादर का पार्ट, एंड x हो गया चिल्ड्रन का पार्ट, सन का पार्ट। ठीक है, द फादर एज हमको अभी की, मतलब प्रेजेंट एज हमको फादर की पता करनी है। तो जब हमको पता है कि x 3x प्लस x इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज, सो फ्यूचर में क्या होगा, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 40। तो जब हम 3x में से x गायब करेंगे, ये वाला प्रेजेंट है, अभी हमको बेस्ड ऑन 20 ईयर्स हैंस से देखेंगे। 3x माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो ये हो जाएगा x। 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 2x, देन हो जाएगा ये 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज x का वैल्यू जो आएगा वो होगा 10। अभी यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कब मिला, 20 साल बाद जो x का वैल्यू मिला है, बेस्ड ऑन दैट 10 मिला है। ये x का वैल्यू अभी प्रेजेंट वैल्यू में डालना है, दैट इज 3x में डालना है, तो 3 इंटू 10 करना है, दैट इज 30 वुड बी दी आंसर। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है। पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन ढूंढना है, बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन एक बेसिक इक्वेशन निकलेगा। चिल्ड्रन का x लिया हम लोग ने, दोनों का सम जो है वो x है। फादर के लिए हम लोग रहे, फादर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन है, सो 3 इंटू एक्स, ये चिल्ड्रन हो गया उसका 3 टाइम्स, सो टाइम्स बोला तो इंटू, तो 3 इंटू एक्स हो गया। देन
20 ईयर्स हेंस यानी कि 20 साल बाद जो है वो इक्वेशन क्या बनेगा, 3x, ये तो प्रेजेंट एज है, उसमें 20 ईयर्स का इजाफा यानी कि एडिशन हो जाएगा। एंड उसी तरह से जो x है उसमें से चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2 दो चिल्ड्रन है ना, तो दो जो चिल्ड्रन है उनके दोनों में 20 ईयर्स का बढ़ोतरी होगा, दोनों भी 20 साल से बड़े हो जाएंगे। सो इसकी वजह से हमको +20 लेके हम लोग x +40 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि 20 साल बाद ये लोग इक्वल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ने इसको इक्वल बना दिया। 3x + 20 20 साल बाद ये इक्वल हो जाएगा x +40 के साथ। तो जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको x की वैल्यू मिल जाती है। सो अभी प्रेजेंट में जो है वो 3x और x है, ठीक है, और ये x की वैल्यू हमको मिल गई 10। सो प्रेजेंट में अगर हमको जानना है कि ये सम कितना बना, C1 + C2 = x, यानी कि दोनों बच्चे जो है उनकी कंबाइंड एज जो है वो 10 साल है, लेकिन जो फादर की है वो 3 × x है, यानी कि 3 × 10, x की वैल्यू 10 मिल गई, तो दैट इज द आंसर। 30 वुड बी द आंसर। 30 years will be the answer। ये उन्होंने करके दिखाया, बट आप उस मेथड से प्लीज जाइए, आप बेसिक इक्वेशन बनाना फादर्स का चिल्ड्रन का, बेस्ड ऑन दैट ये बजना 3x, इस तरह से सम सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1/1 + cot² थीटा इज। ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते, इनको ज्यादा डिटेल में मत जाना, बट यहाँ पे डाल दिया तो लेट अस सी। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, गारंटेड नहीं पूछे जाएंगे। ऑप्शन इज 1/4, 1, 5/4 एंड 4/3। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज के, वो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूलाज ये सम सॉल्व होता है। सो 1 + cot² थीटा को हम लोग 1 + 1 डिवाइडेड बाय tan² थीटा करके लिख सकते हैं। देन इस पर्टिकुलर tan² थीटा को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जिसमें से tan² थीटा जो है वो कैंसिल होने की वजह से दोनों भी सेम हो जाएगा, और दोनों डिवाइडेड टर्म में आ गया तो इट वुड बी द 1 एज द आंसर, ठीक है। देन आता है जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। जनरल अवेयरनेस द लास्ट टॉपिक, 20 क्वेश्चंस है। द रियान रिवर वैली प्रोजेक्ट इज इन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड असम। मतलब ये डैम के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। सो रियान डैम जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये क्या है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, जो कि पिपरी में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। Question number 82. The Prime Minister of India cannot participate in voting on a no confidence motion against his or her government if he or she he is a member of Rajya Sabha, he is in majority, forbidden by opposition parties of Lok Sabha, या he is a member of Lok Sabha। हमको पता है A और D जो है वो क्या काइंड ऑफ अपोजिट स्टेटमेंट है, अपोजिट स्टेटमेंट में से एक आंसर होने की प्रोबेबिलिटी द हाईएस्ट, एंड दैट्स व्हाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस टॉपिक का क्वेश्चन है। जब वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के तब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ये एक बार पढ़ लीजिए, यानी कि जब हम जब ड्यूरिंग लोकसभा किसी को बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उस पर विश्वास नहीं है कि उनके पास मेजोरिटी है ऐसे करके, तब वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन निकालते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है उनको प्रूव करना पड़ता है, prove करके दिखाना पड़ता है कि दे आर इन कॉन्फिडेंस, दे आर इन मेजोरिटी। अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि दे आर इन मेजोरिटी तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है, एंड अगेन वोटिंग चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देन दे कैनॉट बी वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, कैनॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 83। इट सेज दैट बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वाज कंपोज्ड इन। बाबरनामा जो है वो कौन से लैंग्वेज में कंपोज किया है, टर्की, अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज तुर्की, बिकॉज वो टर्की से ही आए हुए थे। बाबर नामा जो है ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो कि उनके मदर टंग में लिखी गई है, दैट इज चगतई तुर्की। Then 84 question. India's first Videsh Bhavan will be established in which of the following state? Option is Jharkhand, Bihar, Gujarat, Maharashtra. So महाराष्ट्र में BKC that is बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे ये विदेश भवन जो है, फर्स्ट विदेश भवन जो है वो बनने वाला है। विदेश भवन, इंडिया फर्स्ट विदेश भवन जो है महाराष्ट्र में बनेगा। एंड फर्दर अदर इंफॉर्मेशन यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 85। ऑन विच ऑफ द डे मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट डे। यहाँ पे तो उल्टा बता दिया आपको कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे क्यों, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या कौन से दिन पे सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आपके लिए ऑप्शन से अप्रैल 29, अगस्त 29, दिसंबर 29 या अक्टूबर 29। करेक्ट आंसर इज अगस्त ऑफ 29, जो कि रिसेंटली अभी आ जाएगा। इस दिन को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे की तरह मनाते हैं। ये चीज आपके अगर नॉलेज में नहीं है तो प्लीज राइट इट डाउन।
देन आता है क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट एंटिटी बनाती। सो ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक या अगेन आंध्रा बैंक, दिस इज कॉपीड, तो एक कैंसिल कर दो। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलाहाबाद बैंक जो है वो ओल्डेस्ट बैंक है, जो कि 1865 में बनाई गई थी, ठीक है, एस्टेब्लिश की गई थी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 87 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा मेंशन अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में कौन से वेदा में दिया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। जो करेक्ट आंसर इज सामवेद में दिया गया है अबाउट द म्यूजिक, ठीक है। ऋग्वेदा में सम प्रेजेस, हाइम्स अबाउट प्रेजेस, ठीक है। देन उसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद होता है। 4 वेदास है, उसकी सिग्निफिकेंस आपको करके रखने हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद आई थिंक है ना मैजिकल फॉर्मूलाज के ऊपर है, मतलब समथिंग मैजिकल, मैजिक्स एंड मैजिकल फॉर्मूलाज कुछ जो यूज करते हैं उसके ऊपर अथर्ववेद जो है वो है। एंड चांटिंग्स एंड ऑल मंत्रास वगैरह जो है वो यजुर्वेद में। एक बार चेक कर लीजिएगा ये सारे वेदास के बारे में, उनके जो बेसिक क्या मेंशन किया जाता है उन बारे में। सो सामवेद तो है, हमको पता है म्यूजिकल मेलोडीज एंड इसके बारे में होता है। Question number 88, it says that which state has a traditional dress of men known as sola or fatua and iri chaddar? So it is Sikkim, Srinagar, Himachal Pradesh या Assam. The correct answer for this is Assam. Assam में जो है ट्रेडिशनल ड्रेस होता है मेन का सोला और फतुआ, एंड गोमोचा इज ऑल्सो नोन एज भ्यूवांस, इज अ हैंड वोवन क्लॉथ। इट इज अ सिंबल ऑफ आसाम का वीविंग क्राफ्ट, आसाम का वीविंग क्राफ्ट का ये सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 89, recent क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड है। अमन शेरावत हु रिसेंटली वॉन द bronze medal at Paris Olympics 2024 is associated with which sport? इस तरह क्वेश्चन बनने के हाइयर चांसेस है। बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। सो ये जो अमन शेरावत है ही इज फ्रॉम रेसलिंग सेक्शन। सो मेंस 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी में थे एंड इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इट सेज दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज? फर्स्ट वुमेन कौन जज थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हु वाज शी? सुजाता मनोहर, रंजना देसाई, फातिमा बीवी एंड ज्ञान सुधा मिश्रा। एंड द करेक्ट आंसर इज फातिमा बीवी जी जो थे वो फर्स्ट वुमेन थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की, फर्स्ट वुमेन जज थी, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन जज एंड द फर्स्ट वुमेन एससी सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया वर फ्रॉम द लिटरेट स्टेट ऑफ केरला, केरला से थी वो। एंड शी वॉज जज फ्रॉम 6th of October 1989 to 29th of April 1992। याद रखने की जरूरत नहीं है। देन आता है जनरल साइंस के क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 91 सेज दैट डैश आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा पता है हेलियम, नियॉन, आर्गन और ये जेनॉन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। अल्कलीन अर्थ एलिमेंट, नोबल गैसेस, हेलोजन या अल्कली मेटल। सो इसमें जो आते हैं हमारे नोबल गैसेस आते हैं, बिकॉज इनके जो आउटर शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसके लिए दे कैन नॉट इंटरैक्ट, ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, ना किसी से लेना ना किसी से देना, दे आर खुद में सेटिस्फाइड, बिकॉज सारे उनके इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, ठीक है। टू उनकी जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपको दिख रहे होंगे, दे आर द ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है। इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ completely inert, unable to form compounds because completely satisfied होते हैं। Then another question number 92, it says that what is the momentum of an object? यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला पूछे मोमेंटम का मतलब क्या होता है। हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी द होल स्क्वायर एंड एम वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। सो करेक्ट आंसर इज मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग मोमेंटम को कहते हैं, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज डिफाइंड एज मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 93, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट जो है वो लास्ट वन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यू कैन गेट इट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ऐसा यूनिट ये सारे पूछे गए हैं, आपको पूछे जाएंगे भी, सो ऐसा यूनिट सारे टर्म्स करके रखें। 94 से द डैश सिक्रेट्स बाइल इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कौन सा ऑर्गन जो है बाइल सिक्रेट करता है? ऑप्शन इज पेनक्रियास, स्टमक, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लीवर जो है वो हमारा बाइल सिक्रेट करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, स्टोर किया जाता है बाय गॉल ब्लैडर। ये चीज याद रखना, गलती से पेनक्रियास मत कर देना। Question number 95, it says that which of the following does not affect the value of acceleration due to gravity? ग्रेविटी से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन से ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज, ठीक है।
डेप्थ, एल्टीट्यूड, शेप ऑफ अर्थ या मास। सो मास जो होता है इट डू नॉट अफेक्ट द एक्सेलरेशन वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। सो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ऑब्जेक्ट्स मास, द एक्सेलरेशन अल्टर्स फ्रॉम space to place on the ground. It does not get affected by mass, but it can the factors which influence the value of g is earth shape, altitude यानी कि height and depth under the earth surface। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है वैल्यू अफेक्ट करेगी ऑफ जी ग्रेविटी। If an question number 96, if an agent does work W in time t, then the power is given by। अभी आप खुद सोचिए, अगर ज्यादा पावर लग रही है तो वर्क ज्यादा होगा लेकिन टाइम कम लगेगा। सो अगर हम बेसिक दिमाग यूज करें तो ऑप्शन जो होना चाहिए W/T होना चाहिए, एंड ये जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। लेट अस सी, यस इट्स करेक्ट। जब भी पावर ज्यादा है तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा काम कम टाइम में होगा। सो कम टाइम में इसलिए उसको डिवीजन में डाला जाएगा। So if an agent does work in T time, then power given is work by time. Power is amount of transmitted or converted energy per unit time। ठीक है। एंड वैट इसका जो है वो यूनिट है। Question number 97, it says that the color of neutral litmus solution is blue, pink, black, purple। So neutral litmus solution जो है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे पीएच पेपर नहीं बोला गया है। पीएच पेपर का जो न्यूट्रल वैल्यू न्यूट्रल कलर होता है वो ग्रीन होता है, वेरएज आपको न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन के बारे में बोला है जो कि पर्पल सोल्यूशन होता है। Neutral litmus solution is a purple or violet color solution and has ability to indicate the presence of both acid and base। Question number 98, it says that a galvanometer is used to detect the direction of light, detect the direction of electric current, detect the direction of magnetic induction या detect the direction of sound। and correct answer is option B। जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज किए करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये हमने आपने ड्यूरिंग 11-12 गैल्वेनोमीटर्स को यूज किए होंगे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट। सो गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट par excellence। This device is used as an electrical circuit to know and measure the intensity and direction of the electrical current। इलेक्ट्रिकल करंट का इंटेंसिटी और डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है। Then आता है क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डैश इज द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब जो होता है उसके फिलामेंट कौन सा मेटल से बना हुआ होता है? कॉपर, नाइक्रोम, निकेल या टंगस्टन। हम लोग मेजरली टंगस्टन को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस पावर। सो टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। It is used for making because it has a very high melting point, so ये melt नहीं हो जाता due to that heat। It has very high resistance, so it does not burn easily at a room temperature। Last question, question number 100, it says that the amount of light entering the eye is controlled by pupils, sclera, cornea या retina। So हमारा जो pupil होता है वो amount of light कितना enter करता है वो like adjust करता है। So controls the amount pupil control the amount of light। You can see here it is pupil। ठीक है, ये एंटर अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर होगा ये प्यूपिल डिटरमाइन करता है। इन ब्राइटर कंडीशन जो आइरिस जो होता है वो एक्सपांड होता है मेकिंग द प्यूपिल स्मॉलर। सो आइरिस एक्सपांड होके प्यूपिल को स्मॉलर बना देता है। एंड जब डार्कर कंडीशन होता है तो आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ये छोटा हो जाएगा एंड प्यूपिल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। सो जब एक्सपांड होगा तब ये आइरिस एक्सपांड हो गया तो प्यूपिल बन गया छोटा, और जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इतना हो गया और प्यूपिल बन गया बड़ा। इस तरह से वो लाइट के एंट्री या एग्जिट को रेगुलेट करता है। सो हियर वी टोटली फिनिशेस आरआरबी तेजस की मॉडल पेपर सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन हमने 2 आवर्स में कर लिया है। आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एवरी वन ईच वन ऑफ यू, आप जितने भी सीरियस है ये बता देगा। जितने लोग इस पे कमेंट करेंगे उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सीरियस है ये आरआरबी की पोस्ट को लेके और कितना दिल से आप चाहते हैं ये पोस्ट को, ये ड्रीम पोस्ट को आपके पास पाने के लिए, और वो ड्रीम पीडीएफ, वो मेरिट पीडीएफ में आपका नाम पाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टू जीडीएस क्लासेस। आगे इसी तरह से ये सीरीज को फॉलो करते रहना, आरआरबी तेजस के सारे वीडियोस देखते रहना, और कोई भी मटेरियल के रिक्वायरमेंट में हो तो आपको जीडीसी क्लासेस का ऐप और जीडीसी क्लासेस से हेल्प कभी भी सफिशिएंट रहेगी। आप जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू जीडीसी क्लासेस। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।